गुजरांवाला डिवीजन या फैसलाबाद डिवीजन या लाहौर शहर अकेले का वजन वफाक में बलूचिस्तान से ज्यादा है। दिस हैज वेरी सीरियस इंप्लीकेशंस। ये फेडरल डिजाइन का मसला है, ये पंजाबी सिंधी या उसका मसला नहीं, ये फेडरल डिजाइन को ठीक करना होगा, जिसका इंप्लीकेशन ये है कि आपने थियोरिटिकली इंसेंटिव ये दिया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ आप तब वफाक में इक़्तिदार में आ सकते जब पंजाब आपके पास हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आज हमारे साथ रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब हैं जो कि एक लीडिंग पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं, स्ट्रेटजी कंसल्टेंट हैं। उनका एक डेकेड के करीब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एडवाइजिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज़ एंड NGOs। काकड़'s एक्सपर्टीज़ जो हैं वो स्पैन करती हैं पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस को और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट और पॉलिटिकल इकोनॉमी और ऑफ डेवलपमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट। उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इम्पैक्टफुल पॉलिसी सॉल्यूशंस डिलीवर करने में है फॉर क्लाइंट्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक, UNDP, UNICEF, UNFPA, एडम स्मिथ इंटरनेशनल एंड डिलीवरी अल्टरनेटिव इंक एंड अदर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। तो जिनमें हम सब का इन लिबरल इदारों के अंदर ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा सीमेंट हुआ है पिछले 2 सालों के अंदर, स्पेशली आई थिंक। रफ़ी भाई, क्या हाल है सर? वेलकम टू द पॉडकास्ट, थैंक यू फॉर कमिंग। शुक्रिया, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन द पॉडकास्ट विद यू। That's quite the statement। नहीं, बहुत मेहरबानी है आपकी, आपने वक्त निकाला। आपने जिस तरह जिक्र किया कि एकेडमिक्स जो हैं वो फिर टाइम निकालते हैं और फिर जब टाइम देते हैं किसी चीज़ को तो वो तफसील में जाते हैं। तो अच्छा हुआ कि हमने थोड़ी सी एक मशवरा कर लिया बिफोर द पॉडकास्ट। उसमें ऑडियंस का भी फीडबैक आ गया कि BYC जो है वो एक चीज़ है जो टेंजेबल है, एट हैंड है, और आवाम के लिए एक आसान फ्रेमिंग डिवाइस बनती है टू अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ बलोच सिटीजनरी, सेपरेटिज़म के आइडियाज़, एथनिक स्ट्रगल या एथनिक नेशनलिज्म, सिविल लिबर्टीज़, जो पूरी स्पेक्ट्रम है पॉलिटिकल एक्टिविज़म की जो बलोचिस्तान से आती, जो विद इन द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन सिविल एक्टिविज़म की शक्ल है, ऑल द वे टू आर्म्ड पॉलिटिकल सेपरेटिज़म का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसको BLA और इस तरह की जमातें लेके चलती हैं। चूँकि आपका ये मौजूद बहस अक्सर रहता है तो मैंने कहा था इसी से शुरू करते हैं और इसी से आपको हम इजाज़त देते हैं कि फ्रेम करें। अवाम ने विजुअल्स देखे सर्दियों में, आज से 1.5-2 साल पहले इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पे, 2-2.5 साल सॉरी, और वो विजुअल्स बड़े ही जारिंग थे आम पाकिस्तानी के लिए। पंजाब में, खैबर में, कहीं पे भी शहरों में जो बात होती थी कि यार ये बच्चे आए हैं, नौजवान बच्चे बच्चियाँ आए हैं और उनको ठंडे पानी से एक आपकी बिरादरी की काकड़ साहब ने पानी के कैनन से डिस्पर्स कर दिया। ये क्या मांग रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं? वहाँ से लेके आज तक का जो सफ़र है जिसमें मैं समझता हूँ कि उनकी PR और हैंडलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी इमेज को, जो BYC की तहरीक है, नुकसान भी पहुँचा है। जैसे जैसे अनपैक हुई है उनकी डायलॉग और कॉन्वर्सेशन अराउंड देयर स्ट्रगल, देयर पॉलिटिकल स्ट्रगल, तो उसको कुछ मतलब वो एक इट्स लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन लॉट ऑफ पीपल्स माउथ्स। और लोग अब जो हैं वो जो एक सिंपथी थी इनिशियली लोगों की, वो अब इट्स टर्न्ड सावर। ऑब्वियसली इसमें इंटरनेट का किरदार है, प्रोपेगेंडा भी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्टिंग इतनी तगड़ी नहीं है उसके ऊपर बाकायदा, बल्कि शायद उसको दबाया भी जाता है। तो एक बहुत एक पिजन होल नैरेटिव अब मिलता है BYC से मुतल्लिक या बलोच सिविल राइट स्ट्रगल से मुतल्लिक। तो आप क्योंकि माहिर हैं इस सब्जेक्ट के, आप इस पूरी आर्क को कैसे देखते हैं और हाउ वुड यू कैरेक्टराइज द BYC? जी, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपके सवाल के जवाब दे दूं, सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहूँ कि मैं पिछले कोई 3 महीने से सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूर हूँ फॉर माय ओन। मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो अगर कोई रीसेंट कोई फैक्चुअल बातें हो तो शायद आई एम नॉट फेमिलियर विद, बट पाकिस्तान में कुछ कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती, वही चीज़ें रिपीट होती रहती है। तो इस डिस्क्लेमर के साथ मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। देखिए, BYC जो है वो अ, ये पिछले 2 दिहाइयों में पाकिस्तान में कुछ मेजर चेंजेस आई है जिनका पाकिस्तान की सियासत पे बहुत गहरा असर हुआ है। वो चेंजेस अगर मैं मुख्तसरन बताऊं तो 3 चेंजेस आप कह सकती है, आप कह सकते हैं जिन्होंने बड़ा असर डाला है और स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप को मुतासिर किया है। पहला है जो टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन है, डिजिटल रिवॉल्यूशन है। आप देखें ना, आज से 20 साल पहले फेसबुक, सोशल मीडिया ये कोई जानता भी नहीं था, और आज वो हमारी ज़िंदगी का उस तरह से रेगुलर हिस्सा बन गए हैं, जिस तरह से आज से 20 साल पहले अखबार किसी ज़माने में होता था। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है, इसने
मोबिलाइजेशन आसान कर दी है, इसने फासले कम कर दिए हैं, इसने सेंसरशिप नाकाम की है या सेंसरशिप मुश्किल कर दी है। तो ये पहला एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज है। दूसरा, डेमोग्राफिक्स, जो इस वक्त पाकिस्तान की डेमोग्राफिक रियलिटीज है। हम पाकिस्तान अपनी तारीख के सबसे बड़े अपने डेवलपमेंट के ऐसे स्टेज पर है कि हम एक आपकी इस वक्त नियरली 65% पॉपुलेशन जो है वो बिलो द एज ऑफ 30 है, सो यूथ बल्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हायर एजुकेशन की रैपिड एक्सपेंशन और अर्बनाइजेशन। पिछले दो ढाई दहाइयों में एक और अहम काम ये हुआ है कि हायर एजुकेशन की रैपिड एक्सपेंशन हुई है और साथ में अर्बनाइजेशन बढ़ी है। बड़ी तादाद में लोग टाउन्स में, पेरी अर्बन एरियाज में मूव हुए हैं। इन सब का सियासत पे बहुत गहरा असर हुआ है। वो क्या हुआ है? अमंग अदर्स, मसलन पाकिस्तान की सियासत में पहली दफा एजुकेटेड अर्बन मिडिल क्लास एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पे उभर आई है। और ये अर्बन मिडिल क्लास अक्सर वो है जो जो मौजूदा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है, सियासी जमातें हैं, पावर नेटवर्क्स है, ये उनमें उस तरह से एम्बेडेड नहीं है। ये एक्सक्लूडेड फील करते हैं अपने आप को। एज अ रिजल्ट इनका मौजूदा निज़ाम के खिलाफ, रिवायती सियासत के खिलाफ, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ एक रिजेंटमेंट है जो ये शेयर करते हैं। सो दे हैव अ शेयर्ड क्लास इंटरेस्ट। वो शेयर्ड क्लास इंटरेस्ट इस अर्बन मिडिल क्लास का है। पाकिस्तान प्रॉपर जिसे मैं कहता हूं, जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान है, उसमें आपको इसकी अक्कासी जो है वो प्राइमरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरजेंस में नजर आती है। इसके अलावा जो पेरिफरी है, पेरिफरी में आपको इसकी अक्कासी, इसका की जो मैनिफेस्टेशन है वो आपको सोशल मूवमेंट्स की सूरत में, पॉलिटिकल मूवमेंट्स की सूरत में नजर आती है। राइट्स बेस्ड मूवमेंट आप गिलगित बल्तिस्तान देखें। गिलगित बल्तिस्तान में वहां पे लोकल एक्टिविस्ट ने अपने राइट्स के लिए मूवमेंट शुरू किया और मोस्ट ऑफ देम ये पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स है, पढ़े लिखे नौजवान है जो लीड कर रहे हैं। आजाद कश्मीर में ये आपको इसकी ही मैनिफेस्टेशन नजर आएगी। खैबर पख्तूनख्वा में फाटा में आपको पीटीएम की शक्ल में इसकी मैनिफेस्टेशन आपको नजर आई। और बलूचिस्तान में ये आपको बीवाईसी की शक्ल में नजर आती है। सो पेरिफरीज में चूंकि रियासत का पेरिफरी के साथ ताल्लुक जो है वो मेन स्ट्रीम के साथ ताल्लुक से काफी अलग है। वो ताल्लुक बेस्ड है, वो अनइक्वल रिलेशनशिप है, वो ताकत के इस्तेमाल पे बेस्ड है, वो एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड है। तो टेक्नोलॉजी ने, अर्बन डेमोग्राफिक्स ने, हायर एजुकेशन की एक्सपेंशन ने एक क्रिटिकल मास बना दिया इन पेरिफरीज में, जिन्होंने अपने छोटे छोटे कबायली इलाकाई इख्तलाफात से बालातर होके एक काउंटर नैरेटिव भी दिया और एक अपने हकूक की मूवमेंट लेके चले। तो मैं समझता हूं बलूचिस्तान में जो पिछले 20 साल से हो रहा था, उसमें सियासी जमातों ने यकीनन मुख्तलिफ तरीकों से उसमें रियासत के साथ इंगेज भी किया और रियासत का जो अप्रोच थी बलूचिस्तान के मसले को ताकत के थ्रू हल करने, उसको चैलेंज भी किया, उसके मुतबादिल भी दिए। लेकिन रियासत चूंकि रिवायती सियासतदानों, सियासी जमातों को काबू करने में एक अपनी सलाहियत रखती है, तो वो काफी हद तक उसको तो मैनेज कर लेती थी। ये जो इस तरह के सोशल मूवमेंट्स है, चूंकि ये वो जो रियासत भी ट्रेडिशनल नेटवर्क्स और पेट्रोनेज स्ट्रक्चर्स को काबू करने में माहिर थी, ये उनसे बाहर है। इसमें अक्रॉस एथनिसिटी, अक्रॉस लैंग्वेज लोग शामिल है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये मूवमेंट मैं समझता हूँ पिछले 15-20 साल जो बलूचिस्तान में खास तौर पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, उसमें जो उनके मुतासरीन थे, जो खानदान थे, लवाकिन थे, उन्होंने बेसिकली अपने हकूक के लिए इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का फायदा उठाते हुए इस मूवमेंट को लॉन्च किया। और ये बलूचिस्तान की बलूच कॉम्परस तहरीक में ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि दो तीन इसकी बड़ी यूनिक बातें हैं। नंबर वन, कि अक्रॉस ट्राइबल एंड रीजनल लाइंस, बलूच कबायली लाइंस पे काफी तकसीम होते रहे हैं माजी में, तो पहली दफा इसमें अक्रॉस रीजन बलूच हर इलाके से इसमें नौजवान शामिल है। दूसरा,
इट्स वेरी रेयर, ये तो बलूचिस्तान नहीं, साउथ एशिया की उन चंद रेयर मोमेंट्स में से है जिसकी मुकम्मल क़ियादत ख़वातीन के हाथ में है और ख़वातीन ने लीड किया है। और ये हालात की सितम ज़रीफ़ी है, ये ख़वातीन सब वो है जिनके घर से कोई बंदा उठाया गया या मारा गया, और फिर ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और बाकियों ने इनका साथ दिया। तो मैं इस तनाजुर में बीवाईसी की इमर्जेंस को देखता हूँ, और मैं समझता हूँ रियासत ने इस्लामाबाद में और सब्सीक्वेंटली इनको मिसट्रीट करके, जिस तरह रियासत ने माजी में हर मोमेंट को इसी तरह कुचलने की कोशिश की है, तो वो बैकफायर कर गई है, और उसकी सपोर्ट बेस जो है वो बढ़ी है, और उसको मजीद रेडिकलाइज किया गया है उस मूवमेंट को। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पोलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा पस मंज़र प्रोवाइड कर दिया कि क्या वो फैक्टर्स बने जो कोएलेस करके एक परफेक्ट स्टॉर्म बना बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे। लेकिन ये जो फॉलोअप आपने एंड पे दिया, ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब ये वाक़या हो भी रहा था कि जब इनके प्रोटेस्टर्स पे वाटर कैनन दिए मारे जा रहे थे और उनको हरासा किया जा रहा था और लाठी चार्ज हो रहा था, तो वहाँ पे मतलब एक बतौर आम शहरी में देख के, यहाँ दूर ज़ाहिर बात है बलूचिस्तान से दूर, मैं इस्लामाबाद से भी कोई खासे 5-6 घंटे दूर हूँ, तो मैं बैठ के सोच रहा था कि यार ये स्टेट को नज़र नहीं आ रहा सोशल मीडिया पे ट्रेंड, अवामी सपोर्ट, और ये इनको मार पीट के यहाँ पे लायनाइज क्यों कर रहे हैं। मतलब लाइक व्हाट इज़ द लॉजिक हियर, बिकॉज इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर काकड़ साहब जो कि एक तरह से बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं राउंड अबाउट वे, वो अगर आके अपने आगोश में लेते और कहते हमारे बच्चे आए हैं, हमारे छोटे आए हैं और ये बात करने आए हैं कि यार हमारे साथ जो मसाइल चल रहे हैं, हमारे जो सिविल मसाइल हैं, तो इवन एक इंटरिम गवर्नमेंट जिसके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग हो जाती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स पॉलिटिक्स। इट वाज पॉलिटिकली बैड, यानी फ्रॉम अ कंप्लीट सिनिकल स्टैंड पॉइंट इट वाज जस्ट अबसर्ड जो वो कर रहे थे। और मैं जो इनिशियल सिंपैथी की बात कर रहा था कि लोग विदाउट पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट क्या है इस जमात का या इस तहरीक का या इस सियासी मूवमेंट का, वो इमीडिएटली ड्रॉ हुए थे कि यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या काम है। सो मेरा सवाल ये है, और ये NFC अवार्ड पर भी एक्सटेंड करता है, इसके बावजूद कि बलूचिस्तान के अंदर सबसे लोएस्ट HDI और गुर्बत के वो स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं, वहाँ वो NFC अवार्ड की शक्ल में कभी वो उसकी वो ट्रांसलेशन नहीं होती। और यहाँ पे जब प्रोटेस्ट होता है मिसिंग पर्सनस या ऐसी इन मामलात से मुतल्लिक, तो वो कभी भी किसी शफकत, जो एक वो तसव्वुर होता है ना जो रियासत पेश करने की कोशिश करती है कि हम माँ हैं, हम बाप हैं, हम शफकत का हाथ रखेंगे, वो जो बड़ापन है एक रियासत का, वो जो इनविजिबल नेचर है स्टेट मशीनरी की कि यार हम बिहाइंड द शैडोज़ ऑपरेट करते हैं, ये सामने अफसरान का, पुलिस के, सिविल ब्यूरोक्रेट्स का आ के, कैमरे के ऊपर आ के, सहाफ़ियों का आ के अपने आप को एम्बेरस करवाना, ऑकवर्ड पोजीशंस में डालना, जैसे एक इनेप्टीट्यूड। और वो आपकी कुछ आपके इंट्रोडक्शन के अंदर भी कुछ उसका था कि यार ये कन्वेंशनल तहरीक नहीं है, तो चूंकि कन्वेंशनल की सियासी तहरीक नहीं है, तो हमारी रियासत को समझ नहीं आ रहा कि वो हाउ टू डील विद देम, कि थोड़ा सा कैरेट थोड़ा सा स्टिक जो उनकी एक आदत है। बट मुझे तो इवन मेलिशियसनेस नज़र आई है। यानी वुड यू से दैट कि एक देयर इज़ अ डिज़ायर टू फर्दर कॉम्प्लिकेट एंड एम्ब्रॉयल बलूचिस्तान का मामला, बिकॉज मेरी सस्पिशन ये है कि बलोच सिविल राइट्स तहरीकें हों या जो सॉफ्ट फेस हैं उस बलोच पॉलिटिकल एनर्जी का, या सेपरेटिज्म की तहरीकें हों, ये जैसे जोग्राफिकली और मतलब एक डेमोग्राफिक्स के अतबार से एक फैंटेसी हैं। तो चूँकि रियासत इसको उस कैलकुलस में समझती है कि यार ये नामुमकिनात में से है, तो हम इसको बिगाड़ के रखें ताकि हमारी कोई पर्सनल इंटरेस्ट हों, बॉर्डर के कोई FC के मामलात हों, कोई स्मगलिंग के मामलात हों, वो चलते रहें। यानी डेमोक्रेटाइज अगर ये मसला हो जाए तो फिर तो बहुत
मतलब मुझे, मैं इस निगाह से देखता हूँ एज ए कंप्लीट आउटसाइडर हु इज़ नेवर बीन टू बलूचिस्तान, हु इज़ नेवर बस स्टूडेंट्स थे मेरे साथ स्कूल में, आई हैव ग्रोन अप विद देम, बट वो भी एक अपर क्लास के, ज़रा एक प्रिविलेज किस्म के थे, जो सो कॉल्ड हमारी सरदार क्लास है। तो आप एक इनसाइडर के तौर पे, और उसके टॉप पे आप एक माहिर भी हैं इस सब्जेक्ट के, आपको क्या नज़र आता है कि इनकॉम्पिटेंस है, मलिशियसनेस है, कोई मेल इंटेंट है, या कोई और मामला है? जी देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है। बुनियादी ये याद रखें कि जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग या कैपेसिटी होती है वो कभी भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं होता। जिसका मतलब है इस केस में ये अंडरस्टैंडिंग का सिर्फ मसला नहीं है। अंडरस्टैंडिंग तो आप कोई सियासी हालात ले ले, कोई कॉन्फ्लिक्ट ले ले, कोई वर्क ऑफिस वर्क एनवायरनमेंट ले ले। कोई चीज मुझे नहीं समझ, मैं आपसे समझ लूंगा, मैं किसी एक्सपर्ट से समझ लूंगा, मैं रेलेवेंट स्टेक होल्डर से समझ लूंगा। सो कल्टिवेटिंग एंड बिल्डिंग टेक्निकल कैपेसिटी या टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग इज नेवर एन इशू। प्राइमरली बात आती है ताकतवर ग्रुपों और ताकतवर लोगों के मफादात की। जो बलूचिस्तान में ये जो ये रिस्पॉन्स है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये उनके हिसाब से भी सियासी तौर पर इन इन हरकतों का सेंस नहीं बनता। दो बातें इधर समझना इंपॉर्टेंट है। पहले, ये जो अजम्पशन है हमारी सबकॉन्शियसली कि रियासत खुद कोई न्यूट्रल चीज है, रियासत कोई न्यूट्रल चीज नहीं है। रियासत समाज में जो ताकत का बैलेंस तवाजुन है, रियासत में उसकी अक्कासी होती है। तो रियासत न्यूट्रल जब नहीं है, उसमें रियासत पे जिन जिन इदारों का डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रोल है, उनका एक मकसद ये होता है जो कि प्राइमेसी रखता है ओवर ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स, वो है सियासी कंट्रोल, अपना सियासी कंट्रोल अपने हाथ से ना जाने देना। अब उस प्रोसेस में क्या होता है जो कि, और ये वो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं समझता हूं पाकिस्तान प्रॉपर, पंजाब कराची, जो हमारे दोस्त है सुनने वाले उनको समझ नहीं आती। वो आपके ऑडियंस, आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आई एम श्योर उनके जहनों में भी ये सवाल होगा। तो जब भी आप बलूचिस्तान डिस्कस करते हैं, वो अगली बात ये करते हैं कि जी आपके सरदार, आपके लोग, उनका भी इसमें ये रोल है। ऑफ कोर्स उनका रोल है, लेकिन उस रोल को समझने की जरूरत ये कि ये बलूचिस्तान में तारीखी तौर पर, और ये इंटेंसिफाई हुआ है वक्त के साथ अनफॉर्चुनेटली, रियासत ने बलूचिस्तान को मसनूई लोगों के थ्रू चलाने की कोशिश की है। रियासत ने बलूचिस्तान में कभी भी हकीकी अवामी नुमाइंदगी को आने ही नहीं दिया है। रियासत ने पिछले 55 साल जब से यह सूबा बना है, बलूचिस्तान को अपने मनपसंद मसनूई सियासी लोगों के थ्रू चलाने की कोशिश की है। और इन्होंने जो हालात है उसका बेड़ा गर्क किया है। इन लोगों का की कमाल बात यह, नंबर वन, दे आर द बेनिफिशरीज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। ये जंग जारी रहेगा तो इनकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए रेलेवेंस होगी। सो ये पहली बात है। सो ये क्या करते हैं, ये इनका मफाद ही नहीं है जंग खत्म होने में। ये जंग खत्म होगा तो इन लोगों की इस्टेब्लिशमेंट के लिए रेलेवेंस नहीं होगी। इनका जो जुगाड़ चल चल रहे हैं वो नहीं, इनके पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स पे पानी डालने वाली बात है ये। सो एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, चूंकि इनकी अपनी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग तो होती नहीं है, ये रियासत को, रियासती इदारों को वो सुनाना चाहते हैं जिनसे इनको लगता है वो खुश होंगे, इनको शाबाशी देंगे। और जो उधर प्रोविंशियल आपकी मिलिट्री लीडरशिप है, वो उनका सिर्फ फोकस पर होता है ऑप्टिक्स कि जीएचक्यू में मेरे टेन्योर के दौरान एक अच्छी रिपोर्ट जाए कि कैसे हालात काबू में। अब जहां पे थिंकिंग ये हो कि जो सबसे ताकतवर इदारा है वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, उनका बुनियादी ऑब्जेक्टिव है पहला कंट्रोल, कि हमारे हाथ से ताकत ना जाए। अब हकीकी अवामी नुमाइंदगी आने से उनको पहला खतरा ये है कि जो हमारा कंट्रोल है वो लूज होगा। और कंट्रोल लूज करने के साथ साथ जो पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि मिनरल से लेके कुदरती वसाइल पे कंट्रोल, जमीनों की अलॉटमेंट, इनफॉर्मल ट्रेड, और आजकल तो ट्रांसफर पोस्टिंग भी अब वहां से होती है। तो ये सारी जो आपकी कंट्रोल है, यू विल लूज दैट कंट्रोल। तो इसलिए फिर आपको मनपसंद अफराद चाहिए होते हैं। और वो मनपसंद अफराद क्या करते हैं, उनकी अपनी चूंकि कोई स्टैंडिंग नहीं होती है, तो उनके साथ एक आपकी बार्गेन ये होती है कि भाई आप हमारे बंदे हैं, बेसिकली जो हम कहेंगे आप वही करेंगे। तो इस तरह से बलूचिस्तान के हालात को चलाने की कोशिश की गई है। सो एज ए रिजल्ट आप देखेंगे कि ये जो रूलिंग कोलिशन है, इनका वो इंटरेस्ट नहीं जो आपका इंटरेस्ट है। आप सोच रहे हैं कि हालात ठीक करने हो, इनका इंटरेस्ट पहले ये है कि पॉलिटिकल कंट्रोल सब हमारे हाथ में रहे।
उसके बाद हम हालात ठीक करने की कोशिश करें, विदाउट रियलाइजिंग कि भाई आपका जो हद से ज्यादा कंट्रोल और इंटरफेरेंस है वही तो प्रॉब्लम है। उसको एड्रेस किए बगैर हालात तो ठीक नहीं हो सकते मसनूई लोगों के थ्रू। तो इसलिए ये जो भी मैं अफराद या अशखास पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूँ वही रेलिवेंट है। आज कोई काकड़ होगा, कल कोई बुकटी होगा, अगले दिन कोई मरी होगा, वो रियासत को मिल जाते हैं ऐसे पार्टनर्स। बट पॉइंट ये है कि जब आप इतना कंट्रोल्ड और मैन्युफैक्चर्ड पॉलिटिकल कोलिशन सूबे में लाते हैं और फिर उनके थ्रू चलाने की कोशिश करते हैं, और फिर जब वो बैकफायर कर जाता है, फिर आप हैरान होते हैं कि बलूचिस्तान के लोग फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, या वो क्यों इसका गुस्सा अपने की आदत तो उनकी है ही नहीं, की आदत तो आपकी है। तो ये मैं इसकी सपोर्ट में ये एक मिसाल जरूर देना चाहूंगा। ये आप देखें, कोई 25 से 35 इलेक्टेबल्स का प्रोडोमिनेटली सरदार का टोला है। ये पिछले 30 साल से हर 5-10 साल बाद इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे पार्टी बदलते हैं। ये मुस्लिम लीग काप में गए हैं, ये फिर पीपल्स पार्टी में आए हैं, ये फिर मुस्लिम लीग नून में चले गए हैं। तो इसकी एक ये कहानी मैं हमेशा शेयर करता हूं, बट इट्स वेरी रिवीलिंग एंड इंसाइटफुल। आपको याद होगा 2017 में बलूचिस्तान के वजीर आला थे नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया। तो बलूचिस्तान में नो कॉन्फिडेंस को डिफीट करने के लिए आपको 33 सीटें चाहिए होती है असेंबली में। तो उस वक्त मुस्लिम लीग की सूबाई असेंबली में 21 सीटें थी। इनके दो कोलिशन पार्टनर्स थे, नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, जिनकी कंबाइंड 25 सीटें थी। तो 21 और 25 46 हो गई। तो आपको तो कंफर्टेबली 33 से आप 13 ज्यादा है, आपको तो नो कॉन्फिडेंस मोशन डिफीट करना चाहिए था। अब लो एंड बिहोल्ड मुस्लिम लीग नून की पूरे मुल्क में हुकूमत है, रियासत की ताकत मशीनरी इनके साथ है। ये दो छोटी जमातें हैं, पश्तूनख्वा मैप और नेशनल पार्टी ने इनको कहा कि हम अपने 25 में से 23 या 24 बंदे बचा लेंगे रियासत के तमाम तर हरबों के बावजूद। आप अपने 21 में से 9-10 बचा ले, हम आपको ये नो कॉन्फिडेंस डिफीट करवा देंगे। शायद खाकान अब्बासी साहब तब वजीर आजम थे, लो एंड बिहोल्ड वो आए, वो अपने 21 में से 5 बंदे नहीं बचा सके। इसलिए नहीं बचा सके कि ये मुस्लिम लीग, ये पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई इन बलोचिस्तान में, दे आर नॉट पार्टीज। ये कॉन्ट्रैक्ट के आप समझे सियासी मेहमान खाने हैं, जिनको 5 साल बाद एस्टेब्लिशमेंट के साथ बार्गेन के मुताबिक ये लोगों को पनाह देते हैं और फिर इनको वापस भेजते हैं। तो लेकिन अफसोस की बात यह है, तो उस तरह से वो हुकूमत चली गई। अभी जब 2024 के इलेक्शन से पहले मियां साहब वापस आए, तो अगर आपने देखा, वो क्वेटा आया और सरीना में एक दरबार लगा जिसमें इलेक्टेबल्स को भेजा गया कि जाए मियां साहब को ज्वाइन करें। तो अफसोस की बात ये थी, वही बंदे जिन्होंने 2017 में डिच किया था, लेफ्ट राइट पे बैठे हैं और आज कुछ वजीर बने हुए हैं, कुछ क्या बने हुए हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस तरह के लोगों को, जिसको इस्टेब्लिशमेंट मुसलत करती है, मुल्कगीर सतह की जमातें फैसिलिटेटर्स बनते हैं, आप बलूचिस्तान पे मुसलत करते हैं और ये मिल के लूटते हैं, तो इनका एहतसाब जो है वो बलूचिस्तान के लोगों से नहीं हो सकता। और इनके जो इंटरेस्ट है, वो ये है नहीं जो आप और मैं सोच रहे हैं कि आप हालात को नॉर्मलाइज करें, आप लोगों के दिल जीतें। इनका इंटरेस्ट ये है कि किसी भी कीमत पे हमारी कंट्रोल कम नहीं होनी चाहिए, और जो हम इधर हमने जुगाड़ लगाया हुआ है वो जारी रहना चाहिए। रफ़ी भाई, आपकी बात का मैं अगर लुब-ए-लुबाब अगर रिपीट कर सकूं, जो मुझे समझ आया है वो ये है कि हम स्टेट को एक मोनोलिथ के तौर पे देखते हैं, जो कि गलत एक सोच है, और स्टेट को उसके बाद एक रैशनल एक्टर के तौर पे देखते हैं, जो कि एक मज़ीद गलत सोच है। ये कुछ इनफरादी या इंटरेस्ट ग्रुप्स का एक मजमूआ है, जिसमें एक एलीट का कैप्चर का एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जो हमारी लिबरल इंटेलिजेंसिया, मीडिया के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, हर शोबे के अंदर वो मौजूद हैं। और मैं बड़े फ़ख्रिया तौर पे कहना चाहूँगा, वो कौमियत के मावरा है, मतलब माशाअल्लाह लिसानियत के मावरा हमारी एक एलीट है, जो हर कौम, नस्ल और ज़ुबान बोलने वाले हैं। बट एक दूसरी बात है जो आपकी गुफ्तगू में मुझे समझ आई, वो इम्प्लिसिट थी कि ये बलूचिस्तान के लिए कोई यूनिक सर्कमस्टांस क्रिएट की जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ, अगेन ये इम्प्लिसिट था, आई डोंट नो इफ़ इट इज़ आपका होल हार्टेड ओपिनियन है, बिकॉज आई डू सस्पेक्ट कि आप समझते हैं कि बाकी इलाकों में भी इट्स प्रीटी मच द सेम। यानी अगर बलूचिस्तान क्लब के अंदर जाके नवाज शरीफ साहब का दरबार लगता है, तो सिंध हाउस के अंदर भी बहुत बड़ा दरबार लगा था आज से 2-3 साल पहले। सो अक्रॉस द बोर्ड मुझे ऐसे लगता है कि बलूचिस्तान की जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, जो आप और मेरी लेंस से देख रहे होते हैं, यानी तनकीद की निगाह से देख रहे होते हैं गवर्नमेंट की पोजीशन को,
हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को छोड़ देते हैं, जैसे कल्चरल बिहेवियर्स, डेमोग्राफी के निज़ाम। सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर डेमोग्राफिक्स को देखें, पंजाब के अंदर या खैबर के अंदर इट इज़ मच हार्डर फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द स्टेट टू अचीव, यही उनका जो गोल है, यही जो मकसद है उनका, कि वो अपनी पॉलिटिकल कंट्रोल को और उसके साथ अटैच पॉलिटिकल इकोनॉमी को उसको छोड़े मत। यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल होता है और ज़्यादा रिलेटिव स्केल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन बेहतर हो जाती है, बिकॉज इट इज़ सिंपली अनफीजिबल फॉर देम टू अचीव दिस। बलूचिस्तान के अंदर मुझे ऐसे महसूस होता है कि जब ये हम बात कर रहे होते हैं बलूचिस्तान के बारे में, हम कहते हैं कि यूनिकली वो डिसनफ्रेंचाइज्ड हैं, जो कि वो हैं। हम उसके अंदर उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को नहीं कंसिडर करते, फॉर एग्जांपल, कि उनके पास वो तादाद नहीं है, वो हिस्टोरिकल इंडस्ट्रियल बैकबोन नहीं है, या एग्रीकल्चरल बैकबोन नहीं है, या ऐसा कोई इकोनॉमिक सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं जिसके तहत वो, जिस तरह पंजाबी में हम कहते हैं, नथ डाल सके गवर्नमेंट को, जहाँ वो हुकूमत को नकेल डाल सके कि उससे वो कि भाई हमारी भी बात सुनो। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर के पास, देन कराची को अगर आप एक आइलैंड के तौर पे या एक आर्किपेलागो के तौर पे ले लें, उनके पास इकोनॉमिक या डेमोग्राफिक या कोई तालीम के अतबार से कुछ हिस्टोरिकल ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जो अलाउ करते हैं कि वो रिलेटिव स्केल के ऊपर अपनी बात कुछ अवामी सतह की मनवा लें। अलबत्ता कराची में तो वो भी नज़र नहीं आता शायद, क्योंकि वो तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देख के खौफ ही आता है इंसान को। आई डोंट नो आपका कराची का कोई, आई एम श्योर यू बिन टू कराची। तो आपने मेरे हाँ मेरी जी। एक पसंदीदा मौजू छेड़ा है। देखें, ये इसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की ज़बान में कहते हैं, और ये क्लासिक क्वेश्चन है जिसमें मेरी पीएचडी का पार्ट भी है, कि क्यों कुछ इलाके, कुछ मुल्क, कुछ सूबे तरक्की कर जाते हैं, बाकी पीछे रह जाते हैं। तो उसमें दो लेवल्स ऑफ एनालिसिस है। एक हम उसको कहते हैं प्रॉक्सिमेट कॉजेस, दूसरा है डीपर डिटर्मिनेंट्स। प्रॉक्सिमेट कॉजेज ये है कि जी आपको खांसी हो रही है तो गला खराब होगा। लेकिन सवाल ये है कि गला क्यों खराब है? क्या चेस्ट इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, कोई एलर्जिक रिएक्शन है? वो डीपर कॉज है। तो अक्सर जो प्रॉक्सिमेट कॉज है वो सिम्टम होता है इटसेल्फ, वो किसी और फैक्टर का सिम्टम होता है। तो हम जब एनालिसिस पे जाते हैं तो ये जो बात है कि केपी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये बात ठीक है, लेकिन ये कॉज नहीं है, ये सिम्टम है इटसेल्फ। ये मैं सब्सटैंशिएट इस तरह करूंगा। इसका ये मतलब होना चाहिए कि दुनिया में जिधर लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले हैं वो फिर पसमानदा रहने चाहिए, ऐसा है नहीं। मैं बलूचिस्तान जैसी ज्योग्राफी, डेमोग्राफिक्स, टेरेन के आपको एक दर्जन मुल्क बता सकता हूं जिन्होंने बड़ी तरक्की की है। असलन सर। आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, जी मेरे सर। पास एक्चुअल एक लिस्ट है, जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बलूचिस्तान से कहीं गुना कम है। सर बट यहाँ पे मैं एक इख्तलाफ करना चाहूँगा, जो हमेशा हमारे भाई जो लेफ़्ट पे होते हैं, वो एक मटीरियलिस्ट लेंस के एनालिसिस से सारे इंसानों को इस एतबार से, मटीरियल एतबार से बराबर ठहराते हैं कि सब इंटरचेंजेबल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं। और जब वो अपनी ग्रैंड स्केल एनालिसिस करते हैं तो वो कल्चरल वैल्यूज़ को इनपुट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, लाइक हम ये बात भूल जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ब्रिटिश इंतहाई इंडस्ट्रियलाइज्ड एडवांस्ड माशरत ने आबाद किया था, चाहे कि उन्होंने मुजरमों से आबाद किया था उसको, जो एक कॉमन मिसनोमर है, जो कि हकीकत नहीं है। बट वो एक कॉलोनियल पावर की एक 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 सेटलर कॉलोनी छावनी थी वो। तो उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, या मिसाल के तौर पे एक और मुआवजा किया जाता है, क्योंकि बलोच सेपरेटिस्ट जो हमारे हमारे ही भाई हैं, बिछड़े हुए भाई हैं, ऑनलाइन जो बहस कर रहे होते हैं ट्विटर वगैरह पे, उसके अंदर वो यूएई की मिसाल देते हैं, जो कि मेरे ख्याल में वर्स्ट तरीन एग्जाम्पल है, जहाँ पे एक एक मिनरल या ऑयल वेल्थ के ज़रिए उन्होंने लेवरेज करके एक मनी लॉन्ड्रिंग का हब बना लिया यूएई को। और इस तरह की अगेन शायद यूएई के साथ मैं सिंपथीज भी इसका जवाब देता हूं। हाँ जी। देखिए, मैं किसी भी सूरत ऑस्ट्रेलिया से उसका कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मिसाल ये देना चाह रहा हूं। हमारे डेवलपिंग कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी ऐसे मिसालें हैं जिन जहां पे सिमिलर हार्श टेरेन और ज्योग्राफी के साथ मुल्कों ने तरक्की की है। मैं कहना ये बेशक। चाह रहा हूं, ज्योग्राफी एक बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट डालती है आपकी डेवलपमेंट पे। ये आपकी तकदीर का फैसला नहीं करती, और ये आप पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक स्टैब्लिश्ड बात है। हाँ, वो आपकी पर यूनिट डेवलपमेंट कॉस्ट को कम या ज्यादा कर देगी। ये जो आप कह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब ये कोई पैदाइशी नहीं है, ये ह्यूमन पॉलिसीज का प्रोडक्ट है। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो मुल्क आगे जाते हैं, पीछे रहते हैं, प्राइमरली ये ह्यूमन इंटरवेंशंस के नतीजे हैं। ये ज्योग्राफी कुदरती, उस पे सिर्फ ये कुदरती वसाइल के साथ रिच मुल्क ने तरक्की भी की है और बहुत सारे पीछे भी रह गए। तो ये ये बड़ी स्टैब्लिश्ड बात है, एंड आई एम मोर देन हैप्पी। इस पे तो मैं कोई भी बहुत सारे आपके साथ एविडेंस शेयर कर सकता हूं।
सर, तो ये ह्यूमन इंटरवेंशन का एलिमेंट है, इसका इम्पेटस कहाँ से आ रहा है? ये कल्चरल फिनोमिनॉन या कल्चरल बिहेवियर से नहीं आता, ये एंथ्रोपोलॉजिकल जो आपके। ये अब अगला, अब आप ज्योग्राफी से हम कल्चर वाले सवाल का मैं जवाब देता हूँ। ऑफ कोर्स इस पे मैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं वही आपके साथ शेयर करूंगा। कल्चरल बड़े आर्गुमेंट्स हुए, लेकिन कल्चर भी इंपिरिकल एविडेंस की स्क्रूटिनी को स्टैंड नहीं करता। उसकी वजह क्या है? नंबर वन, कल्चर फ्लूइड है, कल्चर चेंज होता है। लोग एक दिन में अपना रवैया बदलते हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। आपने बड़ा सुना होगा ना, हम कहते हैं कि जी हम पाकिस्तानी जब अपने आप को कर्ज करते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। यही पाकिस्तानी जब गल्फ जाता है, वो डिसिप्लिन भी फॉलो करता है, कानून भी फॉलो करता है, तरक्की भी कर जाता है, पैसे भी कमा लेता है। यही पाकिस्तानी जब डायस्पोरा बन के यूरोप आते हैं, बड़े बड़े उसमें अचीवमेंट्स अचीव करते हैं। अच्छा, वही लोग एयरपोर्ट पे उतरते ही, जैसे ही माशाल्लाह पाकिस्तान दाखिल होते हैं, उनका रवैया बदल जाता है। ठीक। ठीक। सो इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इससे मैं आपके जहन में ये डाउट डाल रहा हूं कि अगर ये कल्चर का मसला होता, तो ये लोग एकदम से इतने विद इन डे, सेम डे के अंदर अपने रवैये ना बदलते। सो कल्चरल इज अ वेरी फ्लूइड एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड एंटिटी। इससे मैं आपसे मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे, लेकिन जो हमारे बलोच सेपरेटिस्ट भाई हैं या एथनिक नेशनलिस्ट हैं, वो तो कल्चर को इतना आर्बिट्ररी नहीं मानते। आप तो कह रहे हैं कल्चर एक आर्बिट्ररी, टेम्पोरल और स्पेशल हकीकत है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मैं तो बहुत फिकल मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन वो हमें बताते हैं कि वो 5,000 4,000 साल पुरानी तारीख है, और वो बड़ा एक रिजिड, बल्कि वो तो जमूद को अपने फ़खरिया तौर पे पेश करते हैं कि हमारा लिबास, हमारा खाना पीना, रहन सहन, कानून, माशरती मसाइल के हल, इकनॉमिक्स, बेसिक सोशल हायरार्कीज़ और डायनामिक्स, वो तो कदीम दौर के चले आ रहे हैं। तो लाइक ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी ऑक्सीमोरोनिक क्लेम्स, अगेन आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट व्हाई दे डू दिस, बिकॉज उनके पास देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर देम टू क्लिंग ऑन टू। आई सिंपथाइज विद इट कि वो कहते हैं बस हम बलोच हैं, साहब हम बलोच हैं। एंड इनफैक्ट समटाइम्स आई फाइंड इट क्वाइट फनी एज वेल। मैं हंस भी देता हूँ इस बात पे कि यार अच्छा उसके बाद क्या हो, अच्छा कुछ और भी तो हो तो बताओ। अगेन आर्बिट्ररी नेचर जो है कल्चर की, क्लियरली वो एक रोल प्ले करती है। क्लियरली वो एक उसके लिए मिटिगेट किया जा सकता है ये, स्पेशली टेम्पोरली। बट जो जमूद है उस कल्चर का, कि जो वो कहते हैं कि अब इसके अंदर हम नाउ वी आर स्टक इन दिस एंड हम बलोच एंड वी आर बलोच एंड वी आर बलोच, क्या वो सिर्फ एक पॉलिटिकल रिएक्शन है, या डू यू थिंक उसकी कोई जेन्युइन ऑथेंटिक इनपुट भी है उनकी माशरती तरक्की के अंदर? जी, मैं इसका ये बड़े अच्छे, अब आप मेरी पीएचडी की जो 2 साल की एक लिटरेचर रिव्यू आप मुझे उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। थोड़ा सी सर रिसर्च करके आए थे, इसलिए मैं कहता रहा वो सवाल अच्छे पूछे। लेकिन ये अच्छा सवाल है। देखें, सो मेरा मानना ये है कि कल्चर चूंकि फ्लूइड है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, वो इतना बड़ा ड्राइवर नहीं है। जितने आपकी कौमपरस्त तहरीके या मूवमेंट्स है, वो ऑफ कोर्स एथनिसिटी या कल्चर की लैंग्वेज इन्वोक करते हैं। उसमें सवाल ये आता है कि अगर ये सिर्फ कल्चरली, और मैं नहीं इत्तेफाक करता उस पर्सपेक्टिव से, जो चाहे वो सिंधी कौम परस्त हो, पश्तून कौम परस्त हो, पंजाबी कौम परस्त हो, जिनको ये लगता है कि चूंकि वो पैदाइशी तौर पर अलग पैदा हुए हैं, तो वो नेचुरली, याद रखें, एथनिसिटी या लैंग्वेज इनहेरेंटली पोलिटिसाइज नहीं होती। व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एथनिसिटी गेट्स पोलिटिसाइज्ड और डिस्टिंक्ट लैंग्वेज गेट्स पोलिटिसाइज्ड? मैं मिसाल देता हूं। अगर ऐसा होता, तो डीजी खान के बलोच उतने, बलोच कौम परस्ती उसका पार्ट क्यों नहीं है? लेट्स से पंजाब में पिछले 20-30 सालों से कोशिशें हो रही है, पंजाबी नेशनलिज्म के फ्रिंजेस मूवमेंट चल रहे हैं, क्यों कामयाब नहीं हो रहा है? सो तो ये असल सवाल ये कि अगर कल्चर या वो होता, या सिर्फ एक डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी होना काफी था उसकी पोलिटिसाइजेशन के लिए, तो फिर हर जगह एक अच्छी तगड़ी कॉम्परेसी की मूवमेंट चल रही होती। एक, दूसरा, इसको हम कहते हैं ओवर टाइम वेरिएशंस क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाता? आप पश्तून क्वेश्चन ले ले, 60s 70s 80s 90s में पेशावर वैली पश्तून कॉम्परेस सियासत का गढ़ था। आज वो पीटीआई का गढ़ है। पीटीआई किसी सूरत पश्तून कौम परस्त सियासत की नुमाइंदगी नहीं करती। वो क्लासिक पाकिस्तान परस्त, पाकिस्तान सेंट्रिक सियासत की नुमाइंदगी करती है। तो ये ओवर टाइम डिक्लाइन पर क्यों आया? तो आज भी तो पश्तून, वो कोई पंजाबी तो नहीं रहना आबाद हो गए, वही पश्तून रहते हैं। तो इसकी इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी में बहुत एविडेंस है। एक्सप्लेनेशन उसकी ये है कि रंग, नस्ल और जुबान वाले इख्तिलाफात उन हालात में ज्यादा आसानी से पॉलिटिसाइज होते हैं जहां पे डीप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मौजूद हो।
सो जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मौजूद हो, वहां पे इलीट्स के लिए एथनिसिटी की लैंग्वेज इन्वोक करना, लैंग्वेज इन्वोक करना, ये आसान हो जाता है और लोग मोबिलाइज होना शुरू हो जाते हैं। जहां पे पॉलिटिकल, अब पंजाब में मैंने कहा फ्रिंज में मूवमेंट तो एग्जिस्ट कर रही है, वो इसलिए नहीं कर पा रही कि पंजाब वाले बेनिफिशरीज है, तो उधर आप लोगों को आराम से इस नाम पे नहीं मोबिलाइज कर सकते, हालांकि आइडेंटिटी आपकी भी मुख्तलिफ है। अच्छा, केपी की जो मैंने आपको मिसाल दी, पश्तून क्वेश्चन, पश्तूनों की ओवर द इयर्स इनफॉर्मल इकोनॉमी में एज वेल एज पावर स्ट्रक्चर्स में इंटीग्रेशन बड़ी है पोस्ट कॉलोनियल पाकिस्तान में, और उसकी वजह से फिर जो कुछ इश्यूज थे, सूबाई खुद मुख्तारी, रीनेमिंग, वो 18वीं तरमीम ने एटलीस्ट थ्योरेटिकली एड्रेस किए। उससे हुआ ये कि वो जो पश्तून नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स का कोर था वो डाइल्यूट हो गया। तो ओवर टाइम वहीं पे उसी रीजन में आप देखें, वो जो जिन कॉम्परस सियासत के नारे थे उनकी अपील कम हो गई है। आज पेशावर वैली वाले पंजाबियों, पंजाब के बराबर अपने आप को पाकिस्तान के मालिक समझते हैं। ये जितने प्रोटेस्ट हैं, इसका, ये किस चीज की अक्कासी करते हैं? ये पाकिस्तान पे कंट्रोल की जंग है, जिसका मतलब है वो अपने आप को, वो भागने वाले नहीं, वो कहते हैं हम बराबर के मालिक हैं। सो मैं इससे सिंपल वो ये दे रहा हूं, और ये स्टैब्लिश्ड, इसमें इंपेरिकल एविडेंस बहुत है कि जहां पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन इक्वालिटी होगी, वहां पे फिर कल्चर, एथनिसिटी की लैंग्वेज को इंस्ट्रूमेंटलाइज किया जाता है, वो आसान हो जाता है। सिंध में देखें, पंजाब के बाद सिंध, अब सिंध में सिंधी कॉमरस तहरीक कितनी मजबूत और कब से चल रही, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी के थ्रू, और जो दूसरा अहम फैक्टर है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, वो अलग सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, मैं सिर्फ इशारा देता हूं। वो फिर है कि वफाकी निजाम ने किस तरह वजन दिया है पंजाब को, सिंध को। चूंकि सिंध को पंजाब के बाद ज्यादा वजन है, जिसका मतलब वसाइल और सियासी ताकत दोनों में पंजाब के बाद कम से कम उसको अच्छा खासा शेयर मिलता है। तो उसने, जिस तरह ना आप पानी के ड्रॉप्स फेंकते जाते हैं सिंधी कॉम्परस तहरीक पे, वो उसको सबड्यूट रखा हुआ है सिंधी कॉम्परस तहरीक को। तो ये प्राइमरली मैं जिस एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखता हूं, वो ये कि इट इज प्राइमरली द पोलिटिसाइजेशन ऑफ एथनिसिटी एंड लैंग्वेज इज प्राइमरली a product or a question of the prevalence of political and economic inequality। जहां पे ये ज्यादा होगी, बहुत वहां पे खूब। लोगों को एथनिसिटी के नाम पे मोबिलाइज करना आसान होगा। बहुत खूब आपने फरमाया कि जिस तरह आपकी अपनी बात के अंदर इशारा मौजूद था कि पंजाबियत शायद उसके नाम पे इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर उसको आइटमाइज करें तो सराइकी पंजाबियत जो है, जो कि वो थोड़ी डिसनफ्रेंचाइज है बनिस्बत बाकी पंजाब के, उसको मोबिलाइज करना ज़्यादा आसान है। चाहे जाए कि वो एक पंजाबियत की ही कोई सब क्लास या सब डिवीज़न, अगेन ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात मैंने कर दी है, बट पंजाबियत की ही कोई सब डिवीज़न या सब क्लास कंसिडर किया जाए, बट इट इज़ स्टिल बिकॉज वो डिसनफ्रेंचाइजमेंट है पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, या इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, तो वो इट इज़ मच मोर लाइकली कि वो ट्रिगर हो जाए और वो एक पोलिटिसाइजेशन हो जाए ज़ुबान की या कौमियत के अतबार से। और आई थिंक उर्दू बरदरी जो है बिहार, बंगाल की, जो महाजर पॉपुलेशन है यूपी, हैदराबाद की, वो उनका कराची में जो पोलिटिसाइजेशन का प्रोसेस है, वो इसी वजह से हुआ कि वो उन्हें फील हुआ कि पॉलिटिकली हमें आउट नंबर किया जा रहा है, या हमें थ्रेटन किया जा रहा है हमारी हमारी प्रेजेंस को जो हमने बिल्ड किया कराची के अंदर। और ये बात वो ट्रिगर हुई, और फिर अगेन आपने इशारा भी कर दिया कि फिर पंजाबी नेशनलिज्म, सॉरी, ऑन अ लाइटर नोट, मैं जी प्रिडिक्ट जी। कर सकता हूँ कि पंजाबी नेशनलिज्म कब कामयाब होगी? जिस दिन आप पाकिस्तान को हकीकी मानों में वफाकी निजाम बनाए, थोड़े पावर और रिसोर्सेज इक्विटेबली शेयर करें। पंजाब जिस तरह उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो 60s और 50s में प्रिविलेज थी, जब थोड़ी सी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुई तो उनको लगा कि परस्यूड लॉस ऑफ पावर, तो वो आप देखिए वो पोलिटिसाइज हुई। तो पंजाबी अच्छा अच्छा, बट यहाँ पे ना मैं एक बात, मुझे एक इशू होता है, मैं फॉर एग्जांपल लाइक मैं इतना आई डोंट बिलीव कि इंसान सलाहियतों के अतबार से कौमियतें, कल्चर्स बराबर होते हैं। एट द सेम टाइम वाला सी देम इज़ फिकल, आई डू सी कि एक इमीडिएट जो रिस्पॉन्स होता है कि सर्टन कल्चर्स, फॉर एग्जांपल अगर आप डेमोग्राफिक्स को देखते हैं अमेरिका के अंदर, कि ईस्ट एशियन कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है अमेरिका के अंदर, टेस्ट स्कोर्स के अंदर, जॉब प्लेसमेंट्स के अंदर, बिजनेस, क्रिमिनल रिकॉर्ड बड़े अच्छे होते हैं। मुझे जितनी ऑन अ ग्रैंड स्केल मुझे आर्बिट्ररी और फिकल लगती है कल्चरल वैल्यूज़, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये, यानी जैसे फुटबॉल है, इधर फेंक दो उधर फेंक दो, ये तब्दील हो जाती हैं। बट इमीडिएट जो इफ़ेक्ट आता है उनका, यानी जनरेशनल इफ़ेक्ट जो बिल्कुल आपको बराह रास्त नज़र आता है एक दो नस्लों के अंदर, वो रियल है।
वो कंपाउंडिंग है, उसका अफेक्ट नज़र भी आता है। यानी हम एक बात इग्नोर कर देते हैं कि उर्दू कम्युनिटी जो यहाँ पे आई थी वो सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, वो इंडस्ट्रियल इंटरेक्शंस थी उनकी, उन्हें फैक्ट्री चलानी आती थी, दे न्यू द बिजनेसेस ऑफ द न्यू वर्ल्ड, और देयर वाज अ रीज़न फॉर देयर सक्सेस एज वेल। नॉट सेइंग कि उनको फेवर नहीं किया गया या इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, बट आई फील लाइक हम अनजस्टली सारा कुछ चॉकअप कर देते हैं टू पावर पॉलिटिक्स एज अपोज टू कॉम्पिटेंस एज वेल। कॉम्पिटेंस फॉर एग्जांपल पर्सनल मोरालिटी, पर्सनल कॉन्डक्ट, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कंप्लीटली जैसे बस ये नंबर्स ऑन द स्क्रीन है, लाख लोग यहाँ पे हैं, लाख लोग वहाँ पे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, यहाँ से वहाँ मूव कर दो। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो एक डिबेट हुई अमेरिका के अंदर H1B वीज़ा को लेके, मैं बहुत फैसिनेट हुआ था कि अमेरिकन लोग जो नाराज़गी का इजहार कर रहे थे वो ये नहीं कर रहे थे कि काले अमेरिकन नहीं होते या लैटिन अमेरिकन 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 नहीं होते या वाइट अमेरिकन अमेरिकन नहीं होते, वो कह रहे थे ये इंडियन अमेरिकन नहीं है, विच इज़ अ वेरी स्पेसिफिक थिंग दे सेड, व्हाट इज़ एन अमेरिकन, सवाल ये आता है। एंड वहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स दी जा रही थी, जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था JD वैंस को और ट्रंप को, वो ये कह रहे थे कि तुम 2 लाख इंडियंस ले आओगे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन सिखा दोगे, अमेरिकन कल्चर सिखा दोगे, वो अमेरिकन नहीं बन जाएंगे ओवरनाइट। मतलब अगेन एक कंप्लीटली आर्बिट्ररी मेट्रिक है कि अमेरिकनिज्म कहाँ शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, बट एक फैसिनेटिंग डिबेट छिड़ी थी और मेरे जहन में भी वो सवाल जन्म लेता है। हाँ जी। ये देखें, ये बहुत अगेन बहुत दिलचस्प सवाल है। आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड टू दिस। आप ये इसके पीछे आपकी अजम्पशन ये कि या तो कुछ इलाके, कुछ ग्रोह, कुछ तबकात पैदाइशी तौर पर कोई बाकियों से बेहतर पैदा होते हैं, कोई जेनेटिक खुदा ना खास्ता कोई सुप्रीमेसी है। आई एम श्योर आप कह रहे हैं कि वो नहीं है, ठीक? नहीं, मैं उसका कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका नाकिद भी नहीं हूँ। हाँ, नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है फिर, क्योंकि मैं आई एम एग्नोस्टिक टू दिस बाय द वे, बिकॉज नहीं, लाइक फॉर क्योंकि एग्जांपल, अगर आप लाइक जेनेटिक आई एम 6'3", सुपीरियरिटी पे आई आते एम हैं। 6'3", आई एम 6'3", बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि मेरी वर्टिकल लीप जो है वो 12 फुट हो जाएगी। देयर इज अ रीजन व्हाई स्पोर्ट्स टीम्स के ऊपर यू हैव सर्टेन एथनिक एंड रेशियल ग्रुप्स रिप्रेजेंटेड मोर देन अदर्स। हम फिजिकल आई नो दिस इज इनसेन बाय द वे, मैं एक फिजिकल पॉडकास्ट पे। एबिलिटीज फिजिकल एबिलिटीज पे तो उसके कॉन्स्टेंट्स आते हैं, इंटेलेक्चुअल और मेंटल उस पे वो उसका कोई फर्क नहीं आता। ये इंटेलेक्चुअली ये जेनेटिक सुपीरियरिटी वाली बात तो बड़ी खतरनाक बात हो सकती है। इसकी कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है कि कोई जेनेटिकली इतने बड़े ग्रोहों में वो बैलेंस आउट कर जाती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन। श्योर, जो मीन डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, बट डेफिनेटली एक मिक्स ऑफ नेचर एंड नर्चर होगा, राइट? इट्स नॉट तो लाइक अब मैं नर्चर पे आता ऑफ द बैट हम डिसमिस कर देते हैं। लाइक आप पश्तून हैं मिसाल के तौर पे, I've grown up around Pashtuns. I know all the funny ideas they have about their own ethnic group. Like, you know what I'm referring to about ideas of racial or ethnic superiority. हम Indo-Iranians हैं, हम फलाने हैं, हम ये हैं, हम पर्शियन लोग थे, हम ये थे। And those are all fine by the way. मैं टंग इन चीक में लेता हूँ इन सारी चीज़ों को। I don't mind any of it. मुझे लगता है हाँ, लेकिन पॉलिटिकल। वो हाँ। दे आर नॉट फाइन, मतलब मैं यही। नहीं, बट here's the thing what I'm saying, आपको इख्तलाफ इससे, बिकॉज एम्पेरिकल एविडेंस के एतबार से जो दो बानी हैं क्रोमोसोमल DNA एविडेंस के, दोनों नोबेल लॉरिएट्स हैं, उनका इख्तलाफ है इसके ऊपर। एक कहता है कि सलाहियत है। मेरा मसला ये है कि उससे पॉलिटिकल आउटकम्स ड्रॉ करना गलत है। यानी कानून की नज़र में, इखलाकियात की नज़र में, मॉरल कॉन्डक्ट में सब बराबर हैं, बट नहीं द नहीं, वो आइडिया। बराबर नहीं हो सकते। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि अगर मैं ये दावा करूं कि बिकॉज मैं पश्तून पैदा हुआ हूं तो मैं पैदाइशी तौर पर आपसे ज्यादा ज़हीन हूं, मिसाल के तौर पर, तो फिर आप इसको बराबर नहीं ट्रीट कर सकते। जब द मोमेंट आप ये प्रेमिस कंसीड कर ले कि जेनेटिक सुपीरियरिटी इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज में है, तो फिर आप एक क्या कहते हैं, कैन ऑफ वॉर्म्स खोल देते हैं। फिर मैं अगर इस बुनियाद पर कल No, मैं but it's like, नहीं पता हूं। here's the thing. Here's the thing. I completely understand your argument, but here's the thing. It's the underlying assumption is that we have been living this way forever. जबकि हकीकत is the other way around. Human beings historically have always considered one ethnic group superior to another ethnic group. एक गोल्डीलॉक्स पीरियड है 100 साल का, 50 साल का, जिसमें बल्कि 100 साल भी नहीं है, 50 साल इन अर्नेस्ट, और अभी भी फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए उसके आइडियाज, लोग इंटरनलाइज नहीं कर पाए। सो दिस इज कोट एंड कोट अननेचुरल ये तो कि हम कह रहे हैं कि आपको एवरीबॉडी इज इक्वल एंड द सेम एंड वी आर आपको ऑल द हालिया सेम। तारीख में इसकी मिसाल मिलती है। देखें, हालिया तारीख में मैं पाकिस्तान से शुरू करता हूँ। तो 90s में, 2000 में, आई एम क्रिकेट फैन, आई एम श्योर आप भी क्रिकेट देखते हैं। तो पाकिस्तानियों को बड़ा ये नाज होता था ना कि चूंकि हम गोश्त फास्ट खो बॉलर्स। और इंडिया जो है वो वेजिटेरियन है, तो फास्ट बॉलर्स उधर से नहीं आते। तो अब आप देखें, पिछले 15 साल में
आपके यहाँ कहत पड़ गई है, और इंडिया से देखें क्या क्या कमाल प्लेयर्स आ रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश, आपने मार्शल रेस थ्योरी और उस पे बंगालियों को किस तरह पता नहीं क्या क्या स्टीरियोटाइपिंग की और स्टिग्मा अटैच किया। कौम बतौर कौम। नहीं सर, लेकिन वो प्री इंडस्ट्रियल वॉरफेयर के बारे में बात हो जा रही थी। इंडस्ट्रियल वॉरफेयर तो मैकेनाइज्ड है ना, उसके अंदर तो जौहर और बहादुरी और वो जिस्मानी कुवत वगैरह वो चीजें अब जुजवी नहीं, इंडस्ट्रियल पीरियड किरदार में अदा कर। देखिए, 20th सेंचुरी और नहीं 19th सेंचुरी लेकिन में। वो नहीं लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड या कैरी ऑन हो रहे थे फ्रॉम प्री कंसीव्ड नोशंस, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। हाँ, तो जिसका मतलब है आज भी जो है वो उसी प्री इंडस्ट्रियल उससे, जब ये बॉडी और फिजिकल उस पे जंगें लड़ी जाती थी, ये वही स्टीरियोटाइप से जो आज भी कैरी कर रही है। आप इतने आपके पास सैंपल है, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ये तो इतने आप दुबई और उसमें जाते हैं, आपको पता है पाकिस्तानी जितने एरोगेंट होते हैं, नार्सिसिस्ट है, वो मजाक उड़ाते हैं बंगालियों का, वो चीप लेबर उधर है, और इंडोनेशियन मलेशियंस का। अब बंदा इनको कहे, ओके भाई, तुम्हारी क्या औकात है इनके सामने, तुम्हारा पासपोर्ट इनसे बेहतर है, तुम इनसे ज्यादा अमीर हो, तुम्हारी मईशत इनसे बेहतर है, लेकिन दिल में बना के बैठे हो कि तुम्हारी कोई सेंस ऑफ सर सुपीरियोरिटी। पाकिस्तान एक कैफियत है ना, आप उसको महसूस करने की कोशिश करें। No, this is the thing, man. I think that uh, I agree with you in principle के I hope I hope again I'm not a man of science के इसमें evolutionary biologist again science itself या evolutionary biology itself जो है वो कोई इतनी apolitical चीज़ नहीं है, उसके अंदर भी एक पॉलिटिक्स है, वाइट मैन की, लिबरल लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की इसमें एक सियासत है। बट अगर लेट्स से ए पोलिटिकल इन एन आइडियल वर्ल्ड हमें सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाती हैं, वी कैन टोटली फिगर आउट कि जेनेटिक रियलिटीज़ क्या हैं। उसके बावजूद ऑब्वियसली द आउटकम, बिकॉज मैं रिलीजियसली इंक्लाइंड आदमी हूँ, एंड हमारे जो मेट्रिक है ऑफ जजिंग लाइक द कॉमन मैन या ह्यूमैनिटी वो ये है कि हमारे यहाँ तस्वुर ये तकवा का, मॉरल मॉरल सुपीरियोरिटी की, मॉरल फाइबर की, यानी कि अन इंटेलिजेंट मैन, एन अनइंटेलिजेंट मैन, अ पोर मैन, अ रिच मैन, काला गोरा वट एवर, इट इज़ द मॉरल फैब्रिक ऑफ अ पर्सन जो डिटर्मिन करता है कि उसकी स्टैंडिंग क्या है, और वो भी कानून की निगाह में नहीं, इन सम एब्स्ट्रैक्ट हेयर आफ्टर। दुनिया के अंदर कानून है हमारे पास, वी आर ए सिविलाइज सोसाइटी, और कानून बराबर ठहराता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, एक्सेस टू एजुकेशन वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा इशू ये आता है कि जब हम मजबूरी से कहते हैं कि नहीं, वी आर ऑल द सेम, हम सब बराबर हैं, तो मैं इट आपसे एक ऑलमोस्ट। बात पूछता हूँ, मैं अब जी आपसे काउंटर को, मैं अक्सर अपने ये यूथ ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, तो उसमें एक हाँ, एक्सरसाइज करवाता हूँ उनसे, प्रिविलेज का। श्योर गो अहेड। अक्सर ये होता है, एक दफा एक्चुअली ये मेरे हुआ है मेरे साथ, तो कोई लड़का है, पार्टिसिपेंट है, वो जरा रूरल बैकग्राउंड से, हम्बल रूरल बैकग्राउंड से है, साथ में कोई बर्गर बच्चा बैठा हुआ है जो इलीट बैकग्राउंड से है, जी तो जी बोलता है, उसकी अंग्रेजी पे हंसते थे, उसके स्टाइल पे। जी जी। अब तो मैंने कहा इसको इस तरह मैं समझाऊंगा बात नहीं समझ आएगी, तो मैं अक्सर कभी कभी एक्सरसाइज करवाता हूँ प्रिविलेज उसका। तो मैं इनको रेस में, कोई लॉन में ले जाता हूँ, रेस में एक लाइन में खड़ा करता हूँ। उससे पहले फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा है कि इसमें रेंडमली ये फला फला मेरे फेवरेट है, 100 मीटर का आगे रेस, खड़े हो जाए। ये 30 मीटर आगे खड़े हो जाएंगे। जी जी। और फिर जब मैं स्टेक्स बढ़ाता था कि जो जीतेगा उसको ये बड़ा इनाम मिलेगा, उतने ही बाकी प्रोटेस्ट करते थे कि जी ये इनको आप आगे खड़ा कर रहे हैं। चलो लड़कियां होती तो ठीक था, लड़के कहते हैं, लेकिन ये तो हमारे जैसे हट्टे कट्टे सेहतमंद है, तो ये तो अनफेयर है। तो मैंने कहा फेयर क्या है, कहते हैं फेयर ये कि स्टार्टिंग लाइन सेम होनी चाहिए। तो फिर मैंने अग्रीड। कहा, चलो ये तो बहुत अच्छा है। तो अब जरा पूछते हैं जिंदगी की स्टार्टिंग लाइन किसकी सेम है। तो मैं ये 10 8 9 सवाल पूछता था पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो आप में से मुसलमान है वो 4 5 कदम आगे हो जाए, उसमें जो सुन्नी मुसलमान है वो फिर 3 4 कदम और आगे हो जाए, जिसके दोनों पेरेंट्स 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की क्वालिफिकेशन रखते हैं वो 3 कदम आगे हो श्योर। जाए, जिनके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक आप समझे एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम से बिलो अर्न करते हैं वो आगे चले जाए, जिसने सारी जिंदगी प्राइवेट स्कूलिंग की है वो आगे चले जाए। तो फिर जब वो रेस खत्म हुई, तो वो जो जिस पे हंस रहे थे वो सबसे आखिर में था, और जो हंस रहा था वो सबसे आगे था। तो फिर मैंने उसको बुला के कहा, मैंने कहा देखो, तुमने जिंदगी की रेस इस बंदे से इतने आगे शुरू किया है, तो वो कहां से फेर था। और कमाल बात यह कि जितने ये तुम्हारे प्रिविलेजेस प्रिविलेजेस है, यू हैड नथिंग टू डू विद देम, यू डिड नॉट अर्न देम, यू वर जस्ट चांस था तुम्हें मिले, तुम अमीर श्योर, करा। एक्सीडेंट एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है आप। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है, और उसके बावजूद
इस डिसएडवांटेज स्टार्ट के बावजूद ये बंदा पहुंच के आज तुम्हारे साथ एक जगह बैठा है। तो अगर किसी को एक दूसरे के हंसने का हक है, तो वैसे किसी को नहीं, लेकिन इसको है कि ये तुम पैसे के यार इतना आगे तुमने स्टार्ट लिया, फिर भी जो है मैं तुम्हारे बराबर आया हूं। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि अगर हम नेचर वाली बात जरा आप साइड पर रखें, नर्चर वाली, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये तालीम उनकी ज्यादा थी, काबिल थे, ये काबिलियत, ये कोई ये जेनेटिक नहीं, ये इंसानी पॉलिसीज का नतीजा है। और श्योर। of course उसमें उनका कसूर भी नहीं है कि वो प्रिविलेज्ड है। ये मैं नहीं कहना चाह रहा कि वो प्रिविलेज होना इसमें दिस माई टू प्रॉब्लम्स विद इट। एक ये होता है कि अगर वो प्रिविलेजेस एक्सीडेंट ऑफ बर्थ हैं तो वो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ हैं, यानी उनकी पॉजिटिव भी और उनकी नेगेटिव भी। इन दैट के 2 या 3 या 4 नस्लें पहले एक ह्यूमन इंटरवेंशन हुई थी उसी कौम के या उसी अफराद के आबा अजदाद की तरफ से, जहां उन्होंने अपने लोगों के लिए यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ किया और उन्होंने एक ऐसा माहौल पैदा किया कि वो बेनिफिट कर सकें फ्यूचर के अंदर। सो लाइक द पॉलिटिकल आउटकम जो इस तरह के आर्ग्यूमेंट से निकलते हैं इज़ अबाउट पनिशिंग दोज जो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ से प्रिविलेज्ड हैं, एंड दैट डजंट मेक सेंस टू मी। यानी और दूसरी तरफ ये होता है कि क्योंकि हम इसको क्योंकि इनफरादियत की लेंस से हम देखते हैं एक लिबरल पैराडाइम के अंदर, मुझे इससे भी एक दिक्कत आ आती है कि हमारी स्ट्रगल्स या हमारी जो टेंडेंसीज हैं ह्यूमन बिहेवियर की, इकोनॉमिक ख़ास तौर पे, वो इनफरादियत के इर्द गिर्द बिल्ट है ही नहीं, वो फैमिलीज़ के इर्द गिर्द बिल्ट हैं, वो जेनेटिक लीनियज के इर्द गिर्द बिल्ट हैं। तो जो डिसएडवांटेजेस आपको जेनेटिकली, मिसाल तौर पे अगर मुझे एस्थमा है मिसाल तौर पे, तो मेरी हतल इम्कान कोशिश होगी कि मैं एस्थमा वाली औरत से शादी ना करूँ। लाइक ये बड़ी मंडेन सी बात है, बट एक इंसान को फिक्र होती है कि यार मुझे एस्थमा है, मेरे बच्चे को एस्थमा ना हो। ऑब्वियसली मैं यूजेनिक्स की आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा, पर व्हाट आई एम आर्ग्यूइंग इज कि एनीथिंग एज मंडेन एज अ जेनेटिक डिफेक्ट और एज ह्यूमन इंटरवेंशन बेस्ड, एज माली हालत वट, जो स्ट्रगल जो है इंसानों की वो इंटरजेनरेशनल है, वो इनफरादी है नहीं, लेकिन हम उसको फ्रेम इनफरादी के तौर पे हाँ नहीं, करते हैं और मैं कहते हैं वैसे कि ये नियो लिबरल या इनफरादी फ्रेमिंग से ज्यादा इत्तेफाक नहीं करता। जी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि इक्विटी और पनिशिंग द प्रिविलेज में फर्क है, आई थिंक देयर इज अ थिन लाइन, बारीक लाइन है। बहुत बारीक लाइन है। तो वो बारीक लाइन वो ये है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना सबके लिए डजंट मीन कि आप प्रिविलेज को पनिश कर रहे हैं। और या प्रिविलेज होना कोई इनहेरेंटली उसमें आपका, चूंकि ना आपने अर्न किया है तो इसलिए आपका कसूरवार भी नहीं है। लेकिन उस प्रिविलेज के बारे में अनअवेयर रहना, जाहिलियत का मुजाहरा करना, या उसको अब्यूज के तौर पे इस्तेमाल करना, उससे अब्यूज करना। जो लोग लैक ऑफ वो प्रिविलेज नहीं रखते उनके हवाले से वो एम्पैथी या सेंसिटिविटी नहीं दिखाना, वो जो है उसमें फिर कसूरवार होते हैं प्रिविलेज लोग। इस ज़मन में मेरा ये जो सारा कैवियाट था, सारा बिल्डअप था जो हमने बहुत करीब करीब सी यूजेनिक्स से और नाटसिज्म के करीब करीब से गए हैं हम, इसका इस डेंजरस लाइन को टो करने का मकसद ये था कि काफ़ी ज़्यादा बातों पे इत्तेफाक है आपका मेरा, और आप जिस तरह बात करें कि बहुत बारीक लाइन है, इस तरह मेरे मजहबी पैराडाइम के अंदर ज़कात, पब्लिक वेलफेयर के सिस्टम्स दे जबरी हैं वो, बिकॉज दे हैव टू एग्जिस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, के वो वेल्थ सबसे आसान जो होता है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हमारे यहाँ है, हमारे दीन के स्ट्रक्चर में, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर ये मौजूद है। लेकिन जब हम बात करते हैं अबाउट पनिशिंग द प्रिविलेज्ड या पनिशिंग द डिफ़ॉल्ट इन पावर, वो बातें हमें बलोच स्ट्रगल के अंदर नज़र आती हैं। यानी जो नैरेटिव मैं तो कम से कम अपनी बचपन से या टीनेज से सुन रहा हूँ बलोच स्टूडेंट्स से, जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं, जो मेरे दोस्त हैं, चाहे वो सरदारी क्लास के भी हों, इस सो कॉल्ड सरदारी क्लास के भी, एक इंटरनलाइज जैसे एक नैरेटिव है जो एक गिल्ट को जस्टिफाई करने का या मिटिगेट करने का मेकनिज़म भी है कि पंजाबी ज़ालिम है, वो समहाउ इन्फीरियर है, सारी लैंग्वेज मौजूद है, उसके कल्चर के अंदर कुछ है कि वो हमारे से दुश्मनी इख्तियार करता है, वो नीचे से पैसे खा जाते हैं, वो मनी ग्रबर्स हैं, ये बूट चाटते हैं, ये गोरों के ग़ुलाम हैं, ये दाल खाते हैं, हर किस्म के यानी एथनिक लेवल पे लिंग्विस्टिक, इनकी ज़ुबान वल्गर है, इनका खाना पीना, इनका रहन सहन, इनके इंटरजेंडर या इंटरसेक्स रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत ऑड हैं। हर एतबार से एक क्रिटिसिज्म, एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाता है, और उस फ्रेमवर्क को जब इंटरनलाइज कर लेते हैं तो फिर इवन मैं अगर उसकी एक लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर या जो टोटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट होती है कि ओ बेचारा पंजाबी मजदूर, वो भी अनफेयर आर्ग्यूमेंट है, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू से कि नहीं मजदूर मारने चाहिए गरीब। इवन अगर एक पंजाबी बिजनेसमैन है या पश्तून बिजनेसमैन है या कोई AC है, DC है, पुलिस वाला है, उसका कत्ल जैसे वो एक उस फ्रेमवर्क के अंदर जस्टिफाई हो जाता है।
ये एक रेटरिक है जो बहुत डेंजरसली इस्तेमाल होता है। ऑब्वियसली उसकी जो अंडरपिनिंग्स हैं वो तो एक नाराज़गी या डिसनफ्रेंचाइजमेंट है, जो कि कम्प्लीटली रियल है। लेकिन ये जो लैंग्वेज या फ्रेमवर्क प्रोवाइड की जाता है कि पाकिस्तान एक कलोनियल एंटिटी है और वो बलूचिस्तान के वसाइल खाना चाहती है और बलोच को दबाना चाहती है, और ये रेशली मोटिवेटेड है या एथनिकली मोटिवेटेड है, एज अपोज टू अ रैशनल डिस्कशन अबाउट के हमारे डेमोग्राफिक्स कम हैं, उनके ज़्यादा हैं, वो ताकत में ज़्यादा हैं, पंजाबी या पश्तून, या तारीखी तौर पे वो गंदम प्रोड्यूस करते हैं या अनाज प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से, या पानी वहाँ बहता है यहाँ नहीं बहता। इंस्टेड ऑफ ऑल लाइक रैशनलाइजेशंस, द इमीडिएट कॉमन डिनोमिनेटर इज कि इनका कल्चर बुरा है, ये रेशली बुरे हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। तो ये कैसे प्ले इनटू करता है इस एथनिक, बिकॉज हमें ये नज़र आता है कि BYC जिनसे बहुत मैच्योरिटी एक्सपेक्ट की जाती है, बिकॉज वो मतलब काफ़ी पढ़े लिखे नौजवान हैं और वो अपनी स्ट्रगल को काफ़ी डिफरेंट इटरेशंस के थ्रू लेके जा रहे हैं, इसके बावजूद उनको भी लिप सर्विस देनी होती है कि पंजाबी और पंजाबियों की फ़ौज, ये पंजाबियों का डॉलर, पंजाबी का ये, पंजाबी दिस पंजाबी दैट। और इसके अंदर कल्चरल, इसके अंदर जैसे लैंग्वेज की बोरोइंग इवन TTV करना शुरू कर देती है, यानी जो कम्प्लीटली एक एलियन एक स्ट्रगल है टू बलोच स्ट्रगल, मिलिट्री और पॉलिटिकल अदरवाइज। ये लैंग्वेज, ये फ्रेमवर्क, ये कहाँ से आता है? इसके बारे में इंटरनली डायलॉग होता है बलोच सिविल राइट्स मूवमेंट्स में कि यार ये शायद इतना, बिकॉज वो इमीडिएटली अदराइजिंग है, यानी एज मच एज, हाँ, बिकॉज लाइक जो जो अक्रॉस द बोर्ड अगर एक सिंसियर एफर्ट है फॉर नेशनल सिविक एक्सेप्टेंस और इक्वालिटी और इज्जत और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, तो वो इमीडिएटली अदराइज करने की कोशिश करता है। और एक बहुत सिनिकल किस्म की, जहाँ एक्चुअल हिस्टोरिकल दुश्मनी और लड़ाई है पश्तून कौमियत के साथ, जो एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है बलूचिस्तान का आपस में ओवर टेरिटरी, वहाँ पे वो एक सिनिकल लेफ्ट टर्न लेके कहता है कि नहीं, हम एलाइज हैं बिकॉज एक ग्रेटर पंजाबी क्वेश्चन है या थ्रेट है या प्रॉब्लम है। ये इसके बारे में कुछ डिस्कशन और डायलॉग होता है, या अभी ये मूट पॉइंट है बलोच स्ट्रगल के अंदर? जी देखिए, इसमें आपने बहुत सारी बड़ी, आपने क्या कहते हैं, वैल्यू लेडन और लोडेड बातें की है जिनमें मैं इख्तलाफ करता हूं इनसे। पहली तो ये है कि देखिए, बलोच कौमपरस्त तहरीक जो है वो बड़ी, उसके अंदर बड़ी डाइवर्सिटी है। तो ये आपकी ने जो अक्सर बातें की है, वो आपने जो वायलेंट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट है, वहां से रिलेटेड, और बहुत सारी बातें जो फ्रिंज कोई आम लोग बात करते रहते हैं। पहली तो ये कि जो 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं नहीं समझता किसी बलोच नेशनलिस्ट स्ट्रगल में कभी भी पंजाबियों को, या जो एंटी पंजाब सेंटिमेंट है उसको, उसका कल्चर से कोई ताल्लुक है, या कभी उसकी जो मैनिफेस्टेशन है या आर्टिकुलेशन है वो इस सूरत में आई हो कि जी वो पंजाब के कल्चर या पंजाब की ये या हमारे कल्चर, इस तरह की कोई बात है। बुनियादी बात ये जिसको समझना जरूरी है, और ये पंजाब को भी ये बात समझनी होगी, वो है वसाइल और ताकत की तकसीम। तो वो कैसे है उस पे मैं आता हूं। पाकिस्तान का जो मौजूदा वफाकी निज़ाम है, ये वफाकी निज़ाम है मेजॉरिटेरियन फेडरल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हर वो सियासी जमात जो वफाक में इक्तदार में आना चाहती है, उसको जीरो इंसेंटिव देता है कि वो बलूचिस्तान के मफादात का ख्याल रखे, और उसको 100% इंसेंटिव देता है कि वो नॉर्थ सेंट्रल पंजाब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। इस वफाकी निज़ाम ने इंस्टीट्यूशनलाइज की है द हेजेमनी ऑफ द पंजाब एज अ फेडरेटिंग यूनिट, and it has institutionalized the marginalized position of Balochistan as a federating unit. जितने ये बाकी बातें हैं वो इस फ्लॉड परवर्स इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड द परवर्स इंसेंटिव स्ट्रक्चर इट क्रिएट्स, उससे डिराइव होती है। जिसकी वजह से हुआ ये है कि ओवर द इयर्स जो मरकज में जो चीजें होती है, सो द सेंट्रलाइज्ड पाकिस्तान हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, ये पंजाबाइजेशन ऑफ पाकिस्तान में ट्रांसफॉर्म हुआ है। अब अब मैं इसको जरा पॉलिटिकल टियर से नीचे आता हूं, एग्जीक्यूटिव टियर में। ताकतवर इदारा डिफेक्टो पावर आर्मी की है, और आर्मी प्रिडोमिनेंटली पंजाब सेंट्रिक है। न सिर्फ कंपोजिशन है बल्कि उसकी पॉलिसीज फॉलोड बाय पेशावर वैली। अच्छा, इसी तरह आपकी जितने, आप अभी मीडिया ले लें,
आपके 2 दर्जन से ज्यादा कोई प्राइवेट चैनल है, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जितने ये प्राइम टाइम टॉक शोज है, एक बलूचिस्तान से बलोच कोई होस्ट आपको नहीं मिलेगा। मैं इन बातों से कहना क्या चाह रहा हूं, ये जो कल्चरल बेस्ड आर्गुम एक्सप्लेनेशन है तरक्की या पसमानदगी के, ये असल बात नहीं है। असल बात इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में ताकत की तकसीम, और उसकी वजह से जो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मेरे पास इतने स्टेटिस्टिक्स और डेटा मैं अभी शेयर करना शुरू कर दूं तो वो टाइम बहुत लगेगा, लेकिन बुनियादी बात है। अब उसके साथ फिर भी डेमोक्रेटिक सेटिंग्स में चूंकि नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन तो फिर भी दी जाती है, वो थोड़ा अकोमोडेट करती है, पेसिफाई करती है पेरिफेरी की ग्रीवेंस को। यहां पे चूंकि वो भी नहीं होती है और फौज रूल करती है, और फौज में तो चूंकि बिल्कुल बलोच सिरे से है ही नहीं, और वो उसकी एक पंजाब सेंट्रिसिटी में कोई डाउट नहीं है। अब फर्क क्या होता है? फर्क ये है कि मेरा जैसा बंदा, मैं तो एकेडमिक बात करूंगा, और मैं बल्कि कहता भी यही हूं कि इसका इसका वजीर आजम की पंजाबी आइडेंटिटी से ताल्लुक कम उसका पंजाब फेडरेटिंग यूनिट से होने से ज्यादा है। क्योंकि जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो इन टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए इस इंसेंटिव स्ट्रक्चर में पंजाबी वजीर आजम होगा, पश्तून वजीर आजम होगा, सिंधी वजीर आजम होगा, बलोच वजीर आजम होगा। वो वही करेगा जो बाकियों ने किया है बलोचिस्तान के साथ। अब आम आदमी या आम फहम जबान में जब ये बात उधर जाती है, आम आदमी तो ना तो एकेडमिक है ना पढ़ा लिखा है, तो वो बात, वो पंजाब, वो एथनिक डिबेट्स में ये बात चली जाती है। लेकिन ये बात कहना, बिल्कुल मैं विदाउट एनी विदाउट बीइंग अपोलोजेटिक मैं कहता हूं कि इस वफाकी निजाम में जो प्रॉब्लम है वो इस स्ट्रक्चर का है जिसने पंजाब की हेजेमनी इस्टेब्लिश की हुई है, और रिजल्टेंटली तीनों सूबों से जो आपको ग्रीवेंस आती है वो डायरेक्टेड एट पंजाब है। उसमें स्ट्रक्चरल बातों में यही एक मसला होता है कि एक आम पंजाबी की फ्रस्ट्रेशन आई अंडरस्टैंड, उसको ये लगता होगा कि यार मेरे अपने 50 मसाइल है, मैं कौन सी ऐसी शाहाना जिंदगी गुजार रहा हूं। और दूसरा, मैंने ना या मेरे खानदान ने या मेरे जहां, हमने तो कभी कोई ऐसे बैठ के साजिश नहीं की कि जी हमने बलोचों के साथ ये करना है, पश्तूनों के साथ ये करना है। द प्रॉब्लम विद स्ट्रक्चरल थिंग्स इज कि वो ऑपरेट इस तरह, उसमें आपको पता, आप उसमें इंडिविजुअली शामिल नहीं होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर कलेक्टिवली इस तरह के प्रिविलेज्ड और लैक ऑफ प्रिविलेज क्रिएट करता है, डिसएम्पावरमेंट और फ्रेंचाइजमेंट और डिस इनफ्रेंचाइजमेंट क्रिएट करता है। तो ये स्ट्रक्चर बुनियादी जड़ है, और फिर फौज में अब इसका आसान हल है। आज अगर कोई चाहता है कि ये मसाइल हल हो, और मैं समझता हूं ये असल जड़ है, आपको ये जिम्मेदार बलोच क़ियादत में कभी ऐसी बात नहीं। यस, पॉलिटिकल रेटरिक में पंजाब को या उसको वो टारगेट करेंगे, लेकिन कोई कल्चरल वो नहीं मिलेगी। उसका हल क्या है? देखें, उसका हल ये है, पहले इस वफाकी निजाम को आप ऐसा क्रिएट करें कि इसमें वफाक में जो इक्तदार में है उसको ये इंसेंटिव हो कि वो सबका ख्याल रखे। वो कैसे होगा? उसके दो ही तरीके हो सकते हैं। सेनेट को कौमी असेंबली के बराबर इख्तियारात दे दें। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, 15-20 साल में आप सेनेट को कौमी असेंबली के बराबर या ज्यादा इख्तियार दे दें, ये नक्शे बदलना शुरू हो जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज और प्लेयर्स के इंसेंटिव्स बदलेंगे। बलूचिस्तान, साउथ पंजाब, रूरल सिंध या फाटा, इनका वजन बढ़ेगा वफाकी स्कीम में। इस वक्त तो किसी सियासी जमात को, आपको पता है, गुजरांवाला डिवीजन या फैसलाबाद डिवीजन या लाहौर शहर अकेले का वजन वफाक में बलूचिस्तान से ज्यादा है। तो इस इंसेंटिव स्ट्रक्चर के साथ ये चल नहीं सकता इस तरह से। और ये बाकी सब बातें उसका प्रोडक्ट है, उसका रिजल्ट है। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसको डाइल्यूट करें। दूसरा, आर्मी में लेट्स से अगर वाकई हम ये चाहते हैं, मेरे ख्याल से किसी पॉइंट पे ये आएगा। और अब मैं देखता हूं ये बलोच तो नहीं, पश्तून कौम परस्तों में ये बातें आना शुरू हो गई है। आर्मी में अगर वाकई वफाकी इदारा है, फेडरल ब्यूरोक्रेसी आर्मी, फिर इनमें पैरिटी क्रिएट कर दें। अब अमेरिका में आपको पता है, कैलिफोर्निया स्टैंड अलोन मुल्क बन सकता है पंजाब की तरह। कैलिफोर्निया के साथ क्वेटा शहर जितना एक रियासत को एग्जिस्ट करता है, मेन मेन क्वेटा शहर जितना है, वो कैलिफोर्निया के साथ एक वफाकी स्कीम में कैसे एग्जिस्ट करता है? अच्छा, अब आप कहेंगे हमारा हमसाया मुल्क इंडिया,
ये याद रखें, ये यूनिक एक बात है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद फेडरेशन है, 30+ फेडरेशन है दुनिया में, जिसमें एक वफाकी यूनिट की अकेले आबादी बाकी तमाम वफाकी यूनिट से ज्यादा है। दिस हैज वेरी सीरियस इंप्लीकेशन। ये फेडरल डिजाइन का मसला है, ये पंजाबी सिंधी या उसका मसला नहीं है, फेडरल डिजाइन को ठीक करना होगा, जिसका इंप्लीकेशन ये है कि आपने थियोरिटिकली इंसेंटिव ये दिया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ आप तब वफाक में इक़्तिदार में आ सकते जब पंजाब आपके पास होगा। इसका दूसरा खतरनाक नतीजा, इन एडिशन टू वीकनिंग फेडरल हार्मनी, वो ये है कि दिस मेक्स पाकिस्तान पॉलिटी इनहेरेंटली प्रोन टू इंस्टेबिलिटी। क्यों इंस्टेबिलिटी है? पीटीआई क्यों 10 साल से प्रोटेस्ट कर रही है? आपने, अच्छा, पीएमएलएन इज कंटेंट विद गेनिंग पंजाब। पीएमएलएन को बाकी सूबे में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये कोई उनकी शराफत या उसका की बात नहीं है। उनको पता है पंजाब आपके पास हो तो मरकज भी आपके पास है, पंजाब की आपके पास है, एक टिकट में दो मजे। के पीटीआई इज नॉट कंटेंट विद हैविंग केपी अलोन, क्योंकि केपी मिलेगा तो इमरान खान वजीर आजम नहीं बन सकता, बिलावल साहब सिंध से वजीर आजम नहीं बन सकते। तो इसलिए ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा होगी, आपने सारी ताकत एक जगह मरकूज की है और सब उसी पे लड़ रहे हैं। इमरान खान तब तक नहीं बैठेगा, ये याद रखे, जब तक नॉर्थ सेंट्रल पंजाब वो ना ले आपसे। क्योंकि मुस्लिम लीग को भी नॉर्थ सेंट्रल पंजाब चाहिए, इमरान को भी नॉर्थ सेंट्रल पंजाब चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी नॉर्थ सेंट्रल। पीपल्स पार्टी सिर्फ ये है कि पिछले 10 साल में वो इवन थ्योरेटिकली गिव अप कर चुके, वो मेंटली गिव अप कर चुके, वरना अगर उनके थोड़े बहुत चांसेस होते वो भी इस लड़ाई में अपना बराबर का हिस्सा डालते हैं, और ये पीडीएम सीडीएम कुछ एग्जिस्ट नहीं करती। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स आप डिजाइन से खेलते हैं तो आप डिफरेंट इंसेंटिव्स क्रिएट करते हैं। तो इनको ठीक करने के तरीके हैं, ये मेरी ओरिजिनल बात पे जाती है कि ये कोई पैदाइशी या ये कोई ये तारीख तारीख की बातें हैं। तो तारीख में इसी तरह इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स और डिजाइन के मसाइल हैं। जिस तरह तारीख में किसी के फैसले इंसानी फैसलों की वजह से किसी इलाके या ग्रोह को एज मिला, उसी तरह तारीख में इसी को ठीक भी किया जा सकता है आज की तारीख में, कि जो पीछे रह गए उनको उठाया जाए। और ये दुनिया के और ममालिक में ये मिसाल है। आखिरी इस बात पे कंक्लूड करूंगा कि इंडिया की जो मैंने मिसाल दी, इंडिया ले ले, इंडिया में भी महाराष्ट्र और यूपी उनका बहुत बड़ा वेट है, लेकिन फर्क क्या है, इंडिया ने वक्त पे छोटे सूबे क्रिएट किए, इंडिया ने एथनिसिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, लैंग्वेज उनको रिकॉग्नाइज करके छोटे सूबे बनाए, स्पेसिफाई किया बजाय सबको ताकत के इस्तेमाल से। तो आज क्या है, नो, अगर आप बीजेपी या कांग्रेस से अगर आप यूपी नहीं जीते, महाराष्ट्र नहीं जीते, फिर भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि यूपी महाराष्ट्र मिला के भी उनकी सीटें कोई 1/3 ऑफ नेशनल असेंबली के बराबर है। जिसका मतलब क्या है कि जो नेशनल लेवल पे इकतदार में आना चाहती है उन पार्टीज को इंसेंटिव है कि वो जाके छोटी छोटी रियासतों में अपनी बेस बनाए, क्योंकि वो उधर से भी इकतदार में आ सकते हैं। आपके यहां ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि फेडरेशन आपका कमजोर है, बल्कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा है, और आम पब्लिक डिस्कोर्स में ये बातें फिर एथनिसिटी की रंग ले लेती है। बहुत अच्छा जी, बहुत खूब फरमाया आपने। इसके बाद मैं आखिरी बात करके फिर हम सवालों की तरफ जाते हैं। आपने बहुत अच्छा अपने मुकदमे को रखा है कि आप भी फिर मतलब कायल हैं कि छोटे 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 दर्जनों सूबे बना देने चाहिए पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव, लिंग्विस्टिक, एथनिक बुनियादों के ऊपर। मुझे खुशी हुई कि आपने इत्तेफाक किया हमारे अल मारूफ मशहूर बिजनेसमैन मियां आमिर के साथ, और मैं उनको रिपोर्ट बैक करूँगा। हमारा जो शाम को पंजाबी इजलास होता है, हमारा एक कबाल है, आप कह ले लुमिनाटी है पंजाबियों की, हम बैठ के मीटिंग करते हैं, तो मैं उसमें रिपोर्ट करूँगा कि आप भी इत्तेफाक कर रहे हैं। नहीं, बट छोटे फेडरेटिंग यूनिट्स, इट डज मेक सेंस, लाइक पंजाब इज़ टू बिग, एंड ये हमने जिस तरह से बलोचिस्तान इतना बड़ा एक टुकड़ा ज़मीन का कह दिया, अभी सारे बलोच यहाँ पे रहो, जो तादाद में इतने से हैं, तब उसको चलाने के लिए सेंटर से फिर हम एक फ़ोर्स भेजते हैं। यानी आप, डू यू बाय इनटू द आइडिया कि हमें छोटे 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 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना देने चाहिए, ऑटोनॉमी ज़्यादा, लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा क्रिएट कर देनी चाहिए? पैकेज ऑफ रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं। इट्स अ कंप्लीट कोइंसिडेंस कि आजकल और क्वार्टर्स, आई नो, आई एम मैसिंग विद यू मैन, आई नो, आई नो। उसकी उसकी इंटेंट और उसके वो अलग है। तो मैं तो ये बात 10 साल से कह रहा हूं, आप मेरे पिछले कोई पॉडकास्ट देखे, मैंने पहले भी ये बातें की हुई है। नहीं नहीं, मैं मुझे ये समझता हूं, अगर आज, अच्छा, ये पंजाबी इलीट को मेरे ख्याल से इंसेंटिव देने का बेहतरीन तरीका यही है। आप अगर आप ये कहेंगे कि मौजूदा सूबे की साइजेस के साथ सेनेट के पावर्स कौमी असेंबली से ज्यादा करें, तो पंजाब की अशराफिया एग्री नहीं करेगी। ठीक, वो कहेंगे कि भाई ये तो ये नहीं हो सकता। लेकिन
छोटे सूबे क्रिएट करके फिर सेनेट के पावर्स बढ़ाने पर सब इतफाक भी कर लेंगे। ठीक, क्योंकि वो इंसेंटिव रहेगा कि चलो अगर जनूबी पंजाब सूबा बनता है, सेनेट में उनकी भी बराबर नुमाइंदगी आ जाएगी, तो ओवरऑल नंबर्स उनके सेनेट में कम नहीं होंगे। मैं समझता हूं, बिल्कुल आई थिंक विद दिस डिस्क्लेमर कि ये जो करंट आइडिया चल रहा है उसके साथ मैं उससे हट के कि सेनेट के रिफॉर्म्स, जिसमें सेनेट के इख्तियारात बढ़ाए जाए, सेनेट के इलेक्शंस डायरेक्ट किए जाएं, और साथ में छोटे सूबे बनाया जाए जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद ना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस लैंग्वेज, तारीख और इन जैसे फैक्टर्स को साथ मिला के छोटे सूबे बनाने से मैं समझता हूं पाकिस्तान में फेडरेशन भी मजबूत होगा, गवर्नेंस भी बेहतर हो सकती है, और साथ में सेनेट के ये रिफॉर्म्स करके ये बिल्कुल पाकिस्तान की आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता है। नहीं, ये आपका। वो चाहिए आपको ऐसे हालात में जहां पे पॉलिटिकल कंसेंसस होगा, वो पेनफुल होगा लेकिन यही तरीका है। आपको लेजिटिमेसी मौजूदा हालात में रूलिंग कोलिशन की लेजिटिमेसी तो इतनी पोर है कि वो कोई खाना काबा से किसी उसको अच्छे उससे भी बुला ले तो वो लोग नहीं मानेंगे। तो मेरे ख्याल से इन हालात में तो इरादों पे भी शक है कि इरादे कुछ और है, और 27वीं तरमीम और एनएफसी रोल बैक करना और बातें हो रही है। तो इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर देना जरूरी समझता हूं कि कल कोई ऐसा ना हो कहे कि जी ये मेरी बातें जो है वो मैं इन बातों को सपोर्ट कर रहा हूं। नहीं, बहुत खूब। आपका आपका प्यार है। आपने बहुत तफसील से बड़े सब्र के साथ समझाया। मैंने जानबूझ के सारे जो बिल्कुल लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर यानी क्रिटिसिज्म्स होते हैं इन आइडियाज़ के, और वाइल सब अग्री नहीं करेंगे लेफ़्ट और राइट की पॉलिटिक्स के डायनेमिक में, लेकिन कुछ बुनियादी हक़ाइक़ जो हैं, बलोच को मैंने ख़ास तौर पर सब्जेक्ट इसलिए बनाया क्योंकि वो सबसे पर्टिकुलरली डिसनफ्रेंचाइज्ड लिसानी एतबार से, कौमी एतबार से पाकिस्तान की कौमों में से हैं। तो वो उसकी बुनियादी हक़ाइक़ को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो कि रैशनल हैं, दे आर बियॉन्ड द पैराडाइम ऑफ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, जस्ट आर, तो उनको समझते हुए तजवीज़ करना आपके जो हल हैं, मुझे उम्मीद करता हूँ कि एक तो सुनी जाएंगे और दूसरा उनके ऊपर डिबेट भी की जाएगी, बिकॉज उनके अंदर वाकई में काफ़ी हद तक दमखम है। अब फोर्स पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहस हो सकती है आज के दौर में, अलबत्ता ये मैं भी इरादे पे शक करता हूँ। और तो अब अगर ऑडियंस अपने वो हाथ खड़े कर लें उसमें, वो जो आइकॉन के ज़रिए करते हैं, तो फिर 2-3 इंशाल्लाह सवाल हम ले पाएंगे। काफ़ी सवाल पूछें कमेंट्स में भी, लेकिन अच्छा है कि वो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में आ जाएं। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं और अगर कैमरा ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप पहले अपना हैंड रेज कर लें वो, ताकि मैं आपको वो कर दूं। ये उसामा ताहिर साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं यूएस से बात कर रहा हूँ, वॉशिंगटन। वेरी एंड नाइस। ताकत के मैं ऐवानों के करीब है माशाल्लाह आप। जी मैं बेसिकली फ्रॉम इस्लामाबाद से हूँ। और नहीं, मेरे नो बडी इज फ्रॉम इस्लामाबाद। असल में आप कहाँ से हैं? मैं असल में भावलपुर से हूँ। और ये कौन है यार, इस्लामाबाद का कौन होता है? भावलपुर के हमारे इस्लामाबाद में मैंने मीठे अच्छा मीठे। खासा टाइम गुजारा हुआ है। हाँ जी, माशाल्लाह, हमारे मीठे सरायकी साउथ पंजाब के भाई। जी जनाब, जी, आपका क्या सवाल है? राफी भाई, मैंने आपकी बात लाइक लिटरली आई हैव बीन गोइंग थ्रू द होल पॉडकास्ट। और मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी मेरा जो सवाल होगा ना, मेरे एक्सपीरियंस में होगा वो, और एज एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी के तौर पर होगा, राइट। मैंने अपना टाइम कोयटा में भी गुजारा है, 6 से 7 साल। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रहा हूँ। आई हैव सीन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एज वेल। आई हैव बीन लिविंग इन नेदरलैंड्स फॉर लाइक 5 to 6 years. आई हैव सीन द सोशलिज्म ओवर देयर एज वेल। मैं यूएस में भी अभी आजकल रह रहा हूँ, सो इधर का भी मुझे आइडिया है। तो मेरा एक सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये, आप क्या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं या पैसे गन्स मूव करते हैं? आप ये दुनिया भर में क्या कर रहे हैं, पहले मुझे आप ये बता दें। मैं आई गो फॉर नॉलेज, लाइक मैंने अपना मास्टर्स जो किया माशाल्लाह। था वो ऑस्ट्रेलिया से किया था। मैंने पीएचडी जो की थी वो नेदरलैंड से की थी। मेरी जो वाइफ साइड की फैमिली है वो यूएस के अंदर है, तो इस वजह से मैं ट्रैवल आगे पीछे करता रहता तो आपने पीएचडी हासिल कर लिया, तब अमेरिका में आप बर्गर तल रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हूँ। नहीं, मैं इधर अभी आई एम जस्ट हियर फॉर लाइक वेकेशंस, ये क्योंकि हमें तंग कर रहा हूँ मैन। गो अहेड, गो आस्क योर क्वेश्चन बड़ी। नहीं, मेरी एक्चुअली रेजिडेंट जो है ना वो नेदरलैंड्स में है। मैं राइट। रहता हूँ नेदरलैंड्स में, पर मैं आजकल खाली वेकेशन के लिए आया हुआ हूँ उधर। वेरी तो नाइस मेरा ये माशाल्लाह। सवाल ये है कि मैंने कोयटा में 6 साल गुजारे हैं। एंड आई हैव सीन लाइक पीपल इन कोयटा आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट काइंडेस्ट पीपल आई हैव सीन सो फार। उनके साथ आप लाइक दे आर फ्रेंडली, आप उनके साथ खाना खा रहे हो। और मुझे अभी भी याद है कि मैं जब कोयटा जाता था ना, तो उधर का पुलाव बहुत फेमस है।
और प्लस आखिर में हम कावा पीते थे लाइक एज अ होल, मेरा जो ग्रुप था कोयटा में। बट अब आपकी जो डिस्कशन मैंने देखी है, अगर मैं उसको सारा समराइज करूं, तो मेरे मुताबिक ये मुझे नज़र आ रहा है कि लाइक दे आर लाइक फ्यू elite people within बलूचिस्तान who are getting the benefits। बेशक वो गवर्नमेंट से हों, बेशक वो लाइक आउट ऑफ कंट्री हों, फ्रॉम द हैंडलर्स आउटसाइड। बट जो अवाम है उधर, एक्चुअली जो लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो लाइक दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। अब जैसे मैं नेदरलैंड्स में हूँ ना, वहाँ पर ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा ज़्यादा अर्न कर रहा है तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, और अगर एक बंदा एक कम अर्न कम लेस कर रहा है तो उसके ऊपर लेस टैक्सेस लग रहे हैं, और उसके ऊपर से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दे रही है, मोर लाइक पैसे दे रही है मंथली, ताकि वो अपना एज अ नॉर्मल बेसिक हेल्थ और लिविंग गुजार सके। बट अगर मैं बलूचिस्तान में देखूं, बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक लिहाज से इशू है। जो अमीर तबका है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, और जो एक्चुअल में बंदा है ना, जिसने अपनी 2 रोज़ की रोटी पूरी करनी है या खाना पीना पूरा करना है, वो एक्चुअली कंप्लीट नहीं हो रहा। और इसकी वजह से दे आर नॉट फोकसिंग अदर देन लाइक द बेसिक नीड्स लाइक एजुकेशन। मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन एक, अगर हम उनको इस तरीके से इंसेंटिवाइज करेंगे, इंक्लूड करेंगे, प्रोवाइड करें, तो वो अपना लाइवली निकाल सकते हैं। तो मुझे 2 चीज़ें नज़र आती हैं, एक तो लैक ऑफ डायरेक्शन, और प्लस लैक ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स। डायरेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि उधर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं है जो इस चीज़ को सपोर्ट कर सके, और बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही क्योंकि गवर्नमेंट का लाइक दे आर मोर ऑफ वी गोना सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद गन्स, नॉट विद हैविंग डिस्कशन एंड डायलॉग। और जब डायलॉग नहीं हो रही तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। अब मैं बीइंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, लाइक आई एम फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैं जो भी जब भी कोई प्रोजेक्ट करता हूँ ना, तो मैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसकी पहले लिख लेता हूँ कि एक्चुअल में चाहिए क्या इनको। क्योंकि जब भी क्लाइंट आता है ना तो वो बहुत सारी बातें करता है, बट उसकी जो नीड होती है ना वो लाइक 5-6 चीज़ों से ज़्यादा नहीं होती। अगर वो हम समझ लें खाली, और उसी को अगर पूरा कर ले, तो मुझे लगता है कि ये जो रिक्वायरमेंट वाला है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो चीज़ पूरी हो सकती है। और जो डायरेक्शन है उसके लिए फिर मैं ये कहूँगा कि पूरी की पूरी जो वहाँ पर ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, सिस्टम वही रहे, बट वो लोग चेंज आए हो जाएं। क्योंकि होता ये है कि आप अगर आप पिछले 30 सालों से देख लें, वही लोग रिपीट हो रहे हैं बार 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 बार। और जिसकी वजह से उनके लाइक उन लोगों को कोई समझ नहीं बहुत है कि हम। बहुत बहुत प्यारी बात फरमाई है उसामा भाई, शुक्रिया आपके सवाल का। ऑब्वियसली भी लिमिटेड है हम टाइम के लिए, हमने और क्वेश्चंस में जी, भी जाना है। मेरा यही मैं एंड कर रहा था, यही मेरा सवाल है। बट यही मैं लुबे लुबाब अपने सवाल का अगर रख दूँ, बहुत प्यारी बात की आपने एक बड़ी आसान ज़ुबान के अंदर के, जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं क्लाइंट का तो हम पहले नीड समझते हैं और उसकी बुनियाद पे जो क़यादत होती है आपकी टीम की वो डायरेक्शन तय करती है। तो रफ़ी भाई, जो नीड्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑब्वियसली वो डायलॉग के थ्रू आएंगी, वायलेंस के थ्रू नहीं आएंगी। क्या संजीदा एफर्ट्स किए जाते हैं हमारी रियासत की तरफ से, या हमारी पॉलिटिकल जो क़यादत है बलूचिस्तान में, क्वाज़ाई पॉलिटिकल क़यादत है, कि वो ऑन ग्राउंड बलोच नीड्स को समझें, इवन इन द इंडिविजुअल केसेस जहाँ इंसेंटिव भी होता है उनको हल करने का, और जब वो नीड्स हैं क्या वो सही डायरेक्शन में चैनलाइज की जाती? जी शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल है। देखें, पहले तो ये समझना कि इलीट्स हर जगह है, और इलीट्स का काम ही ये है, मतलब इलीट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, इलीट्स इस्तेसाल करते हैं, अपने पावर बेस को कंसोलिडेट करते हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ मसलन इंडिया ही ले ले, हमारे जैसा ही मुल्क है, ऐसी इनइक्वालिटी, गुर्बत, इलीट्स नेम एनी प्रॉब्लम जो हम तंग बोदर है। होता है क्या है कि आप जब चेक एंड बैलेंसेस का निजाम हो तो फिर आप इलीट्स को कंट्रोल में रखते हैं। और इलीट्स, एज आई सेड, ये कोई जेनेटिकली उनकी किसी एक बिहेवियर की प्री डिस्पोजिशन नहीं होती। मुख्तलिफ हालात में वही इलीट डिफरेंटली बिहेव करेगा। बलोचिस्तान का जो प्रॉब्लम है, जो पार्टली बलोचिस्तान को यूनिक बनाता है कंपेयर टू रेस्ट पाकिस्तान, प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ द डिग्री एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, वो ये कि पाकिस्तान प्रॉपर को तो अभी पिछले 10 साल में ये समझ आइए कि वोट भी चोरी होता है, कि जी पॉलिटिकल रिगिंग या इंजीनियरिंग भी होती है। बलूचिस्तान को 50 साल से आप इस तरीके से चला रहे हैं। और जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो इलीट्स, एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं, इन इलीट्स को सस्टेन किसने किया? रियासत ने किया है।
हर 5-10 साल बाद तो इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती में ये टोला इधर चला जाता है, फिर इधर चला जाता है, और ये मिल के इस्टेब्लिशमेंट और ये खून चूस रहे हैं। प्रॉब्लम ये है बाकी केसेस में और बलूचिस्तान में, आम आदमी को इतनी क्लैरिटी है अब इन लोगों की कि वो इनको अपना नुमाइंदा समझता ही नहीं। तो जो आम आदमी का एंगर है, वो चूंकि समझ उसको पता है कि ये रियासत लेके आई है, वो एंगर भी डायरेक्टेड है एट द स्टेट कि भाई तुम और ये मिल के जिम्मेदार हो हमारे इन हालात के। तो ये बुनियादी वो बात है जो मैं समझता हूं कि वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से, वो जो चेक एंड बैलेंस है, वो जो निजाम में इंक्रीमेंटल चेंज वाली बातें हैं, वो डायनामिक आपको बलूचिस्तान में नहीं मिलती, बाकी सूबों में मिलती। और बलूचिस्तान के जो अपने लोग जिम्मेदार हैं ऑफ कोर्स, वो अक्सर वो लोग हैं जिनको रियासत की सरपरस्ती है, और वो रियासत की ये पैट्रनेज एंजॉय करते हैं और रियासत को गलत तस्वीर पेश करते हैं। एज ए रिजल्ट, मैं इसी पे कंक्लूड करूंगा जो मैंने शायद पहले भी की, कि ये जो नीड असेसमेंट वाली बहुत अच्छी बात है, लेकिन सियासत में बदकिस्मती से होता ही है कि ये जो लोग हैं, ये ये कंपनी उनकी, आपका अपनी कंपनी की तरफ जो इंटरेस्ट है इनका इस कंपनी की तरफ उसी तरह मफाद नहीं है। ये उस कंपनी को बेहतर देखना चाहते हैं एक ही कॉस्ट पे, कि फायदा या सबसे बड़े बेनिफिशरीज ये रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि दैट इटसेल्फ इज द प्रॉब्लम। ये हो ही नहीं सकता कि आपका जरूरत से ज्यादा कंट्रोल हो और मसले हल हो जाए। ये ऐसा है जैसे आपके जो कंपनी या बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, आपका दोस्त है जिसका कोई काम भी नहीं है, वो मुफ्त में आके उस पर कब्जा करने की कोशिश करे और कब्जा करके फिर वो प्रॉफिट की तरफ ले जाना चाहे, दैट विल बी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि एक चीज ही उसकी बुनियाद ही आपने गलत रखी हुई है। तो मैं समझता हूं जो रूलिंग कोलिशन है उसकी लेजिटिमेसी नहीं है, और वो फायदा जो है वो करना चाहते हैं वो एक ही शर्त पे कि कंट्रोल उनका रहे। जबकि मैं समझता हूं कि कंट्रोल चूंकि मसनूई तरीके से आप करते हैं, उस कंट्रोल के होते हुए अच्छी नीयत से भी अगर आप कोशिश करते हैं वो कामयाब हो ही नहीं सकते। बहुत अच्छा, खूब, बहुत खूब फरमाया। लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल मेरे जहन में जन्म लेता है, और फिर एक और सवाल आई थिंक साथ साथ पूछना चाह रहे हैं। बट आपने जिक्र किया स्टार्ट में एलीट्स का, कि एलीट्स का डिज़ायर होता है कि वो एक्सट्रैक्ट करें और एक्सप्लॉइट करें। ये एक इम्प्लिसिट रिलेशनशिप है। चेक्स एंड बैलेंसेस का निज़ाम जो है वो एलीट्स को फिर एक स्ट्रीमलाइन करता है। इम्प्लिसिट ये है कि हर निज़ाम में हायरकीज इस्टेब्लिश हो जाती हैं, और एलीट्स उस हायरकी में रिलेटिव स्केल पे, यानी कितना वर्टिकल और कितना हॉरिजॉन्टल है स्प्रेड आपका, वो आपकी उस पर माशरत पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया। लेकिन एक एलीट कॉम्पिटेंस और इनकॉम्पिटेंस भी तो हमें नज़र आती है। यानी अमेरिका में कार्नेगी और ये जिस तरह बड़े ख़ानदान हो गए, इन्होंने स्कूल भी बनाए, यूनिवर्सिटी, आई नो ये बहुत ही बेस और बड़ी मतलब फेस वैल्यू पे बचगाना आर्ग्यूमेंट है, लेकिन मुझे ऐसे फील होता है कि पाकिस्तान के अंदर एलीट्स जो हैं वो पर्टिकुलरली इनकॉम्पिटेंट भी हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे, यानी मैं एम आलम पे अगर निकलूँ यहाँ गुलबर्ग में, तो एक नई गाड़ी आई है BMW की, वो 7 सीरीज़ की कोई ना वेरिएंट, उसके 2 पेंट होते हैं बहुत ही खूबसूरत, वो कलेजी कलर, मरून रेड वाइन टाइप, और नीचे उसका सिल्वर, और वो कोई 10-12-14 करोड़ की गाड़ी है। अब जिस वो गुलबर्ग में घूम रही होती है, वो गुलबर्ग की सड़क के लिए उसकी सस्पेंशन बनी हुई नहीं है, खड्डे टोए टिब्बे ये फलान टिमाक। ही मतलब जो वो मालिक है उसका, वो एक एलीट आदमी है ऑब्वियसली। 12-14 करोड़ की गाड़ी कौन लेता है, कस्टम देता है, ड्यूटी देता है। वो प्रैक्टिकली एक 2 कनाल के घर में घूम रहा है बेसिकली, कीमत वाइज अगर देखा जाए। एंड मैं उससे यही सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं गाड़ी से रोक के, कि भाईजान क्या कर रहे हैं, इतने पैसे हैं तो दफ़ा हो जाए यहाँ से। यानी इफ़ यू कांट फिक्स दिस प्लेस, मतलब इट्स नॉट फंक्शनल इवन टू लिव। यानी आप जब दुनिया के ममालिक में जाते हैं जहाँ बहुत इनक्वालिटी है, लेकिन एलिट्स ने अपनी आराम और आसाइश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, अच्छी बिजली, पानी, गैस, यानी हमारी एलीट भी अपने घरों के अंदर ही कैद होती है। मतलब मुझे यानी एक पब्लिक, हमारी एलीट ने अगर घूमने फिरने जाना है तो उसने लंदन जाना है, लाइक वो पार्क भी नहीं जा सकती अपने बच्चों के साथ। मतलब मैं, आप भी उन लोगों को देखते हैं, उनके इंस्टाग्राम आपको मिलते भी होंगे, इंग्लैंड में मुझे भी मिल जाते हैं। उनका वो बैकयार्ड है, उनका प्ले ग्राउंड है, उनके बच्चे वहाँ समर हॉलीडे करने जाते हैं, खेलने जाते हैं, वो यहाँ पार्क में भी नहीं खेल सकते। नहीं, यू ये नो तो मेरे ख्याल से 100% दुरुस्त बात कि हमारे तो एलीट भी निकम्मे हमारे हैं। लेकिन अगेन मैं उस पे आपकी बात से एग्री करते हुए एक लेयर डीप जाऊंगा कि क्यों निकम्मे हैं। वो इसलिए निकम्मे हैं कि आपके एलीट्स तो सारे आपने सब्सिडीज पे पाले रखे हैं। यानी अगर एक टिपिकल नियो लिबरल कैपिटलिस्ट सिस्टम के फ्रेमवर्क से ही देखें, तो बाकी मुल्कों में उन्होंने इलीट्स का भी एहतसाब रखा है कि अगर आप
सब्सिडी आप लेते हैं तो इनोवेशन करेंगे तब आपको ये सपोर्ट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक। हमारे यहां तो पिछले 70 सालों से अनअकाउंटेड फॉर, अनअकाउंटेबल हम सब्सिडीज भी देते हैं, इलीट्स को मराद भी देते हैं, एहतसाब है नहीं। और नतीजतन तो अगर हम आज ये जो इलीट्स पे जो हमारी शफकत है वो बंद कर दे, रियासत पे कैप्चर है, इकोनॉमिक रिसोर्स पे कैप्चर है। मैं जानता हूं लोगों को जो सेनेट में चले जाते हैं पैसे दे के, और फिर पता है बिजनेस एलीट्स और ये क्या उनकी गेम होती है, एक एसआरओ निकालना होता है, एक एसआरओ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से निकाल के सेनेट के सारे खर्चे भी वो कर देते हैं, और पता नहीं और क्या क्या करते हैं। तो जहां पे इतना कैप्चर हो, क्रोनी कैपिटलिज्म हो, वहां पे इलीट्स निकम्मे ही निकलेंगे, क्योंकि इलीट्स पेट्रोनेज और सब्सिडीज के थ्रू चल रहे हैं। इंडिया में देखे, इंडिया की इलीट्स फिर भी हमसे, हमने हमारी इलीट्स ने तो हाउसिंग के अलावा, मैं समझता हूं हाँ एक एक्सेप्शन है, लम्स को मैं क्रेडिट देता हूं, सैयद बाबर अली शाह साहब को। पाकिस्तानी इलीट्स में से वो एक या दो बंदी की वो पर्सोनिफाई करते। कल्चर है ना, एथिक्स है उनकी, उनकी माशरत है उनकी कौम की ना, वो अगर आप थोड़ा सा। लेकिन इसीलिए इंसेंटिव्स या सिस्टमैटिक उसका होना जरूरी है, क्योंकि ये जो बाबर अली साहब है, ये हमेशा, आप एवरेज मेजोरिटी से ये रवैया एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एवरेज मेजोरिटी सिस्टम के तहत चलती है। तो जब तक हम इलीट्स को ना ये सब्सिडीज पे पालते रहेंगे और एहतसाब होगा नहीं और क्रोनी कैपिटलिज्म चलेगा, तो हमारे इलीट्स निकम्मे ही रहेंगे। बाकी मुल्कों में वो नियो लिबरल फ्रेमवर्क के अंदर ही सही, लेकिन कम से कम इनोवेशन को तो उन्होंने लीड किया है। नहीं, इंडिया में फल फल निकल आया। मोदी गवर्नमेंट का हिंदुत्व का फल निकल आया। अडानी की इनकॉम्पिटेंस इज लेड बेयर। किस किस्म की रेडिकुलस डील्स करवाई गई हैं उसके लिए, किस किस्म का वो क्रोनी कैपिटलिज्म का। यानी एक, अगर हम टाटा या बिरला से कंपेयर करें ऑफ द 60s एंड 70s एंड 80s, तो आज के ज़माने में अडानीज नहायत निकट्टू और इनकॉम्पिटेंट नज़र आते हैं, हमारे अनचेक्ड। कॉम्पिटेंट वो तो उसकी मलिक रियाज साहब है। पार्डन? मैंने कहा हमारे इलीट्स की जो कॉम्पिटेंस है वो मलिक रियाज साहब सर, है। वो देखें हाउसिंग सोसाइटी। आप क्या जाने, आप क्या जाने, आप जनाब ट्रेन का टिकट बुक करा के पेरिस जाते हैं, मैं तो इधर जाके आईफल टावर देख लेता हूँ। आप क्या जाने ट्रफालगर मतलब, स्क्वायर, एफिल टावर, हाँ बिल्कुल। आप देखें ना, आप उधर इतना दूर घर वालों से, प्यारों से दूर जाके आप देखते हैं, मैं तो इधर मतलब एक फरलॉन्ग दूर जाके दिखाता हूँ। तो या यू आर राइट, द एलीट इनकॉम्पिटेंस इज सीमेंटेड बाय सिस्टम जो कहता है कि फिट है। मुझे बड़े प्यारे। वो इनकॉम्पिटेंस स्ट्रक्चरल है, मैं ये कहना चाह जी रहा हूँ। इन्हीं लीड्स को जी आप यूरोप भेज दे, क्या क्या ये काम कर देंगे, ये स्ट्रक्चरल है। वो निजाम ही इनको यही देता है कि बस इतने से आपका काम चल रहा है, हम जी। आपको सब्सिडियां देते नहीं रहेंगे मुझे तो। नहीं मुझे मुझे एक बहुत प्यारे भाई है हमारे फाइनेंस की दुनिया के, वो कहने लगे यार ये मुल्क गरीब थोड़ी है। यूबीएल बैंक की $3 बिलियन की एस्टिमेटेड वैल्यू और $11 बिलियन के एसेट्स हैं। मैंने कहा यार यूबीएल बैंक कहाँ से कमा रहा है लाइक नॉट टू सिंगल आउट यूबीएल बैंक फॉर एग्जांपल, बट ये कोई खबर पिछले 3-4 महीने में गर्दिश कर रही है और इसको एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर बता रहे हैं हम कि देखो हमारा कमर्शियल बैंक कितना ग्रो कर गया, जो हमें ही लोन देता है और फिर सूद के बदले वो मुनाफा देता है आवाम को। सो एक काट मुझे जैसे समझ मुझे फील हुआ है कि इवन एट द टॉप पाकिस्तान में एक इनकॉम्पिटेंस है अफसरान के अंदर भी, कि वो वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क नहीं जानते, विच इज़ वाई उन्होंने 25-30 साल अर्नेस्टली रियल एस्टेट वाली पॉलिसी परसू किया। मैं इवन इल्ज़ाम नहीं लगाता, नॉट जस्ट पर्सनल इंटरेस्ट। आई कैन अश्योर यू, मैं एक बात आपसे कह सकता हूं, मैं हाईएस्ट एशेलॉन्स ऑफ गवर्नमेंट में जी। रह चुका हूं। ट्रस्ट मी, ये इनकॉम्पिटेंस का मसला नहीं है, इनको बहुत अच्छी तरह पता है। ये जब अच्छा, गए और आपको पता है एक्सप्लोर मैलिस। कि रियल एस्टेट में नॉन प्रोडक्टिव है, इससे क्या आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, बिल्कुल बुनियादी मसाइल की समझ भी है, इतनी कैपेसिटी भी है। ये बुनियादी तौर पर मफादात की बात है। चले, मैं लीवे दे रहा था लाहौर में रहते हुए, लेकिन चलें आपने लंदन में बैठे बैठे बड़ी बात कर दी है, मैं जाने देता मैं हूँ। इस्लामाबाद और उधर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है, ये कॉम्पिटेंस इनको बहुत अच्छी तरह पता है। और अगर लेट्स से कॉम्पिटेंस का हमेशा आसान हल होता है, आप मुझे कोई बात नहीं समझना, मैं आपको एडवाइजर रख लूंगा, आपको समझ है। जी। तो वो इशू इशू मफादात का है। आप रियल स्टेट को हाथ डालना चाहते हैं, बड़े प्लेयर कौन है, हाथ डाल सकते हैं। आप एग्रीकल्चर सेक्टर को हाथ डालना चाहते हैं, बड़े प्लेयर कौन है, हाथ डाल सकते हैं। मेरे थैंक मैं यू। दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। उसमें मेरे भाई ताजिर है, तो वो माशाल्लाह। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और क्वेटा के ताजिर एसोसिएशन में होते हैं। तो 2018-19 में जब इमरान खान आए थे, आपको याद है, वो भी एफबीआर रिफॉर्म्स, टैक्स कलेक्शन, आईएमएफ और ये सब चल रहा था। तो बड़े परेशान थे। तो मैंने एक दिन उनको, मैं दफ्तर से आया, वो परेशान बैठे थे क्वेटा में, मैंने उनको कहा कि यार
आप ना टेंशन लें। इस मुल्क में फौज के बाद अगर कोई ताकतवर है वो आप लोग हैं। ताजरों पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, ये मेरे से आप लिख के ले ले। जो मर्जी ये आप पे कोशिशें कर रहे हैं, आप टेंशन ना ले, आपके साथ कुछ नहीं होगा। आप तो एक दिन में पूरा पाकिस्तान बंद कर लेंगे, अगले सरेंडर कर लेंगे। तो उसके बाद आप देखें, मसलन ये जो टैक्सेशन के कोर मसाइल है, एक्सक्लूडेड नेट में कौन नहीं है कौन नहीं है, ऐसा नहीं कि ये समझ नहीं है किसी को। ये मफादात की बात है, इसलिए वो मफादात ताकतवर तबकों और इदारों के, उनको कोई जो है वो टच नहीं कर सकता। ये बड़ी अफसोसनाक है अगर ऐसी बात है, और लगता भी यही है कि जो शवाहिद हैं वो यही इशारा करते हैं कि इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि इनकॉम्पिटेंस नहीं है, बैलेंस है और मिली भगत है। अरमगान साहब का मेरा ख्याल आखिरी सवाल लेते हैं इंशाल्लाह, और फिर रफ़ीउल्लाह भाई को खैर बात कहेंगे कि काफ़ी टाइम उनका हमने ले लिया आज। अरमगान भाई। जी अ, अस्सलाम वालेकुम। जी अरमगान अ, भाई किधर है माशाल्लाह। मैं जी इंग्लैंड में होता हूँ अभी। अपना एलएलएम कर रहा था, आज ही डिसर्टेशन सबमिट करवाया। माशाल्लाह, अल्लाह मेरा मुबारक करे। सवाल था लेकिन वो बस जाया हो गया। मतलब थोड़ा उसका कोई फायदा मुझे सच नहीं लगा। आपकी जो ये छोटी सी डिस्कशन अभी हुई उसके बाद मैंने कहा बस बंदा क्या ही करे। वैसे नहीं बेहतर हजरात, ये तफन्नुन नहीं सवाल, रिपीट कर दें आप। मतलब यही था। वो अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि छोटे प्रोविंसेस बना ले, उनके पर्टिकुलर अपने हिस्ट्री लोकल लैंग्वेजेस पे। तो मुझे ये था कि मतलब उससे तो अगर आप वो वाला मेरे ख्याल से अगर अप्रोच लेते भी है प्रोविंसेस के उसके साथ, तो फिर आपको लगता नहीं वो नेशन स्टेट के पैराडाइम से ही खिलाफ है। मतलब मैं अगर अपना वो करूं, मैं अगर अपनी हिस्ट्री वो करूं अपने एरिया की, मैं मतलब होता चारसदा से हूं, तो फिर यार वही मोटे वाला। चावल खाते हो शौक से यार। जी जी खाते हैं। यार मुझे भी बड़े पसंद है। खुदा का रजर की खैर जो है वो भी, रजर की मिठाई है ना तुम्हारे मशहूर बाजार भी है की, रजड़ो, वो बिल्कुल हाँ वो मिठाई भी बड़ी बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। है। जी जी। तो खैर मेरा मतलब पॉइंट ये था कि फिर उधर अगर उस एरिया के लोग अपने हिस्ट्री को करेंगे, तो वही वाली होगी खुदाई खिदमतगार वाली। समझ रहे हैं कि भाई हम जो है इनके खिलाफ लड़ते गए हैं, जगह हमारी पकड़ी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी जगह की अपनी होगी। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है, वो ना नेशन का कोई यूनिटी बन रहा है कोई। नहीं समझ बट रहे हैं देखो, आप मैं देयर क्या इज कहना एन, चाह रहा आई हूँ? अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, बट देयर एक एलिगेंट बैलेंस है। हम ये बात भूल जाते हैं कि कन्फेडरेट्स भी लड़े थे अमेरिका के अंदर, और उनकी एक तारीख है, बड़ी खूंखार तारीख है आपस में, और कौमी लिसानी बुनियादों पे या नॉर्थ साउथ की स्ट्रगल की बुनियाद पे देर इज़ अ वे टू रिकनसाइल दीज थिंग्स। एंड मैं रफ़ीउल्लाह भाई को कहूँगा कि द फ्लोर इज़ योर्स के अगर इन जो खौफ है बेसिकली उन्होंने जो खौफ होता है एक अवामी सतह पे भी एग्जिस्ट करता है, बट प्राइमरली इस्लामाबाद से और पिंडी से आता है कि अगर हमने एक्चुअलाइज कर दिया लोगों के डोमेस्टिक या बहुत नेटिव आइडेंटिटीज़ को और पॉलिटिकल क्लास स्ट्रगल्स को, तो वो फेडरल निज़ाम के ख़िलाफ़ या नेशनल निज़ाम के ख़िलाफ़ एक वो फिफ्थ कॉलमिस्ट एलिमेंट्स बन जाएंगे। और इसमें कुछ हकीकत भी है, एक्सप्लॉयटेशन का रूम भी है, फॉरेन इंटरफेरेंस भी एक हकीकत है, एक हिस्टोरिकल रॉन्ग भी हुई हुई उन लोगों के साथ, तो वो एक फ्लैश पॉइंट बनता है। कोई तरीकाकार नहीं है कि आइडेंटिटीज़ को रिकग्नाइज भी किया जाए, इज़्ज़त भी दी जाए, एहतराम भी दिया जाए, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी दी जाए, और इसके बावजूद वो एक ग्रेटर आइडियोलॉजी या नज़रिए पे कंसेंसस करके पाकिस्तान का हिस्सा बने। देखें ये जी, तो मेरा खैर पॉइंट थोड़ा ये था, मैं जल्दी से तो खत्म करता जी हूँ बिस्मिल्लाह। कि पहली बात तो ये है कि मतलब वो हिस्ट्री भी तो नहीं रही ना। मतलब मैं अगर अपनी वो करूँ, तो मेरी जो किताबी जो हिस्ट्री है, मतलब मैं पठानों के बारे में पढ़ना है ना, तो मैं ऑक्सफोर्ड वाली पठान की वो जो मोटी किताब है वो पढ़ूंगा। समझ रहे हैं कि यार मेरी तारीख ये है फॉर एग्जाम्पल। मैं अगर राइट, अपने कॉलोनाइजर लोकल बताएगा वो कि पढ़ूं, हमारी तारीख क्या है। मतलब मेरे, जी जी, तो मेरे परदादा ने अपने एक वो ट्रैवल वो लिखा हुआ था 1900s में। तो काफी फिरे दुनिया में वगैरह वगैरह। तो उनकी फिर तारीख अलग है। वो अपने आप को पठान ही नहीं कहते थे, समझ रहे हैं, वो अफगान कहते थे। जी। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक तो वो ना कोई तारीख में कोई कंसेंसस है कि तारीख क्या है। मतलब मॉडर्निटी के लिहाज से वो भी सारा खत्म हो गया। तो मतलब मैं काफी वो पेसिमिस्ट हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों आज, लेकिन शायद वो एलएलएम का आई थिंक बोझ उतर गया तो ये तो लेकिन पॉइंट ये था कि मुझे नहीं वो उसमें कोई वो आप सेंस ही सीन समझ पे नहीं आप आया। आप आप अगर सीन पे रह गए समझना होंगे चाहो। ना आज। जी। आज आप सीन पे रह गए होंगे। क्या मतलब?
पेपर की तैयारी में आप मसरूफ रह गए हैं तो शायद आपने लेट जवाब दिया, तो आपको भी लेट जवाब मिलेगा ना। अच्छा अच्छा, हो सकता है शायद। मैं आपको जवाब देता हूँ, ये देखें, परेशान नहीं होना। एकेडमिक डिबेट में नहीं जाता, मैं बड़ा आसान कर देता हूँ। कितने साल हमारे, इस साल कौन सा ईयर था 14 अगस्त को आज़ादी का? से 79। 78वां 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 आई थिंक 78 था। देखिए 78 साल। अब मैं एकेडमिक डिबेट नहीं, मैं सिर्फ सादा सी इंपेरिकल बात, आपके 78 साल हमने, रियासत ने नेशन बिल्डिंग के लिए वो अप्रोच ली है जिसको अरमगान आप एल्यूड कर रहे हैं जिसकी तरफ, वो ये है कि एक ही नेशन बिल्डिंग, एक ही आइडेंटिटी, और जिसमें जो डिफरेंट रीजनल एथनो नेशनल हिस्ट्रीज या वो आइडेंटिटीज है उसको डिस्करेज किया है। तो क्या उससे हम आज नेशन बने हैं, नेशन बिल्डिंग आगे बढ़ी है? उस स्ट्रेटजी के तहत मैं समझता हूँ नहीं बढ़ी है, वो नाकाम हुआ है। तो पहले तो मैं कोई डिबेट में जाए बगैर एक सादा सी बात कि चलो 78 साल अगर एक चीज नहीं चली तो लेट्स ट्राई डिफरेंट वे। दूसरा मैं ये सामने रखूंगा कि ये सारी बातें ये रियासत की पैरानाई है, और ये अनफाउंडेड है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। 60 साल आपने पश्तूनख्वा की रीनेमिंग को इस बुनियाद पे अपोज किया कि जी इससे सेसेशनिज्म प्रमोट होगा। क्या कि नहीं? आपने गद्दार भी कहा, आपने कहा कि ये पश्तूनिस्तान बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ठीक। आपने 60-70 साल लोगों को इस बुनियाद पे गद्दार का, जेलों में रखा। लो एंड बिहोल्ड 18वीं तरमीम आ गई, आपने मुतालबा मान लिया, पिशावर वैली में पश्तून कोबरन सियासत की एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ गई। पश्तून्स ऑफ पिशावर वैली और पश्तूनख्वा प्रोविंस स्टैंड मोर इंटीग्रेटेड आफ्टर यू हैव रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ देयर बेसिक डिमांड्स। अब चूंकि हमारे मुल्क में तो एहतसाब का कल्चर नहीं है, तो मैं पूछता सवाल उन तमाम स्ट्रेटेजिक थिंकर से, एस्टैब्लिशमेंट से, उन लोगों से जिन्होंने 60 साल, खान अब्दुल वली खान, बादशाह खान, इनको गद्दारी, जेलों में डाला, और हर वो बंदा जिसने ये आर्गुमेंट दिया कि भाई ये जनूबी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ये कोई नाम है भाई, हमें अपना नाम दे दो, उनको आपने गद्दार का इस बुनियाद पे कि जी ये तो इरादे, ये इससे मुल्क टूटेगा। आज मुल्क इंटीग्रेशन बड़ी है कम होने की बजाय, लेकिन एहतसाब नहीं है, कोई एहतसाब नहीं। तो मैं समझता हूँ ये सारी पैरानाई पे बेस्ड है, ऐसा है नहीं। हमारा हमसाया मुल्क है, इंडिया है, उन्होंने अपनी नेशन बिल्डिंग स्ट्रेटेजी जो है वो हमसे ज्यादा इंक्लूसिव रखी, और आज से 50 साल पहले उधर जितने एथनो लिंग्विस्टिक सेपरेटिस्ट चैलेंजेस थे, आज वो उसके मुताबिक आधे से कम होकर रह गए। सो मुल्क और बाकी दुनिया के जो फेडरल मुल्क है, हम सिर्फ फेडरल मुल्क नहीं है, आप ले लें स्पेन, कनाडा, यूएस, नाइजीरिया, इधर ब्राजील, इन सब में आप देखें सक्सेसफुल नेशन बिल्डिंग स्ट्रेटजीज जो मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल और डाइवर्स मुल्क है, उनमें इंक्लूसिव स्ट्रेटजी से कौमें बनी है, एक्सक्लूजन से वो नहीं बनी। हमारी स्ट्रेटजी 78 साल एक्सक्लूजन की है, एक्सक्लूजन पे ताकत के इस्तेमाल का तड़का डाले। देखिए वी आर नो वेयर, हम 78 साल बाद भी आज एक कौम नहीं बन सके। तो आई थिंक अगर हम कंसेप्चुअल और एकेडमिक बेस ना भी करें, सिर्फ इस एविडेंस को ही सामने रखें, दिस कॉल्स फॉर अ डिफरेंट अप्रोच। जी बहुत खूब। अब ये साद साहब एक सवाल पूछना चाहेंगे आखिरी, फिर क्लोज करते हैं, सॉरी वरना फॉर लेट हो रहा है। इंटरप्टिंग यू, जी यू साहब। वर गोइंग टू एंड इट। बस मेरा ये आखिरी सवाल ये था कि इंडिया की एग्जांपल आपने बार बार दी अपने पॉडकास्ट के अंदर भी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया माइट नॉट बी द राइट एग्जांपल, क्योंकि वहाँ पे सेंटर के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है। नेहरू के दौर के अंदर से, चाहे वो बिहार की गवर्नमेंट गिराना हो या कश्मीर पे कब्जा हो, हैदराबाद पे कब्जा हो, तो उन्होंने उन्होंने ओवर द टाइम कंसोलिडेट किया उस पावर को, थ्रू ब्रूट पावर, थ्रू स्मार्ट पावर, थ्रू डेमोक्रेटाइजेशन, इस तरह की चीज़ें करके, और उन्होंने सुपर इम्पोज किया एक इंडियन आइडेंटिटी। इवन जो कश्मीर के अंदर जो मसला है, या हैदराबाद के अंदर जो मसला है कि तुम मुसलमान बाद में हो, इंडियन पहले हो, और वो इंडियन क्या है, इट्स जस्ट आर्बिट्ररी। पता नहीं इंडियन क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारी, मतलब दिल्ली की तारीख है, इंडस वैली की तारीख है। इट्स अ वेरी आर्बिट्ररी काइंड ऑफ आइडेंटिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि इंडिया इज़ द राइट एग्जांपल, कि उन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया, उन्होंने इंक्लूड किया, तो उन्होंने भी तो एक तरह की एक आइडेंटिटी क्रिएट की और उसके ऊपर सुपर इम्पोज किया कि तुम मुसलमान बाद में हो, तुम कश्मीरी नहीं हो, तुम इंडियन हो। मतलब आफ्टर 2019 ये सारा कुछ हो रहा है जो हम देख रहे हैं।
इवन बिफोर दैट जो शेख अब्दुल्ला की तारीख रही है, ये सारी चीज़ें। तो मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा बात करनी थी कि कि इंडिया माइट नॉट बी द परफेक्ट एग्जांपल फॉर अस टू फॉलो, कि हम भी कोई एक आइडेंटिटी क्रिएट करें और उसके ऊपर फिर क्या कहते हैं, ब्रूट फोर्स लगा के कहीं अब तुम हो। सो या दैट वाज काइंड ऑफ माय बहुत कमेंट। अच्छा सवाल है। साथ बेसिकली सवाल जो पूछ रहे हैं वो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाली जो एक फ़िक्र है, जिसको टोटलाइजिंग कुव्वत के तौर पे सेंटर से, चाहे सॉफ्ट फेस हो कांग्रेस का या आज ये हौलनाक चेहरा हो बीजेपी का, इसके ज़रिए जबरी तौर पे अगेन आई थिंक लास्ट होल्ड आउट इसके कश्मीर और साउथ ही रह गए हैं इंडिया के अंदर, बट बाकी सारे मोरलेस क्रश या क्वॉश कर दिए गए हैं। तो ये इंडिया की एग्जांपल को जक्सटपोज किया जाता है, बल्कि रोमांटिसाइज किया जाता है हमारे यहाँ इंटेलिजेंसिया के अंदर। तो उसका क्या एक बेहतर क्या, क्योंकि हमने सबसे सीखना है दुनिया की अक़वाम के अंदर, यकीनन इंडिया ने कुछ अच्छी पॉलिसी भी इख्तियार की हैं, तो इसमें क्या बेहतर रेजोल्यूशन होगी इस मसले की? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल साहब ने किया। देखिए, इंडिया भी चूंकि ओवर टाइम बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम शिफ्ट होता रहा है, तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है स्पेसिफाई करना कि हम कब और किसकी बात कर रहे हैं। पहली जो इंडिया की एग्जांपल मैंने दी और मैं आई स्टैंड बाय दैट, वो ये कि जब चूंकि हमारी बात हो रही थी क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस पे और नेशन बिल्डिंग की स्ट्रेटजीज पे, तो वो इंडिया ने 1950 60s ऑनवर्ड्स बहुत सारे नए सूबे बनाए, जिसमें इंडिया ने लैंग्वेज के नाम पे बनाए, एथनिसिटी के नाम पे बनाया और उनकी आइडेंटिटीज को रिकॉग्नाइज किया बजाय दबाने की। इंडिया ने रीजनल लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया, इंडिया ने रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया। उससे वो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर नेशन बिल्डिंग स्ट्रेटजी थी जो उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनाई थी। तो वो इंडिया की एग्जांपल इस कॉन्टेक्स्ट में थी। ऑफ कोर्स आई फुली एग्री, 2019 नहीं, पिछले 15-20 साल में विद द राइज ऑफ हिंदुत्वा और बीजेपी लेड जो पॉलिटिकल फोर्स है हिंदुस्तान में, आई थिंक वो जो इंडिया की न सिर्फ ये सेक्युलर ट्रेडिशंस है, बल्कि जो इंक्लूसिव नेशनलिज्म है उसको भी थ्रेटन और इरोड कर रहा है। और कश्मीर की आपने मिसाल दी कि वो किस तरह अब एक नई आइडेंटिटी कश्मीरियों पे ज्यादा ताकत के साथ और बाकी इंडिया में भी मुसलमानों पे इम्पोज कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसीलिए तो हालात उधर बेहतर नहीं होंगे कश्मीर में। कश्मीर जिस तरह मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा था, बिल्कुल यही कश्मीर में कि आप जो मर्जी आप कहे फॉरेन इंटरफेरेंस वो हो या ना हो, कश्मीर इज प्राइमरली अ डोमेस्टिक प्रॉब्लम तुम्हारा। जब तक इस ताकत के थ्रू और इस तरह से एक जबरदस्ती आइडेंटिटी इंपोज करने की कोशिश करेंगे, वो कश्मीर के मामलात को कभी ठीक कर नहीं सकेंगे। तो जो मौजूदा पीरियड है, आई फुली एग्री एंड आई थिंक इंडिया की एक रिग्रेशन हुई है ऑन सो मेनी फ्रंट्स। तो आई थिंक आपके साथ, बल्कि आपके सवाल से मैंने ये सबक सीखा है कि आजकल के हालात में इंडिया की एग्जाम्पल जो है उसको बहुत सारे क्वालिफायर्स के साथ देनी चाहिए। क्योंकि जो खास तौर पर डेमोक्रेटिक और फेडरल ट्रेडिशंस की जब हम बात करें, हम प्राइमरली 60s और 70s ऑनवर्ड जो इंडिया ने उस वक्त अपने रीजनल चैलेंजेस को जिस तरह से हैंडल किया उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बस यहाँ एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा, आपने पाकिस्तान का नक्शा गलत बनाया है। कश्मीर इंडिया का एक डोमेस्टिक मसला नहीं है, और मैंने एफआईए साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दिया आपको। आपने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है ये अनएक्सेप्टेबल है इस प्लेटफॉर्म के लिए, और आइंदा आप प्लीज़ आप ना सहमत कीजिएगा। नो बट आई अंडरस्टैंड आप जो लैंग्वेज मैं इस्तेमाल कर बेसिकली रहे हैं, ये कह रहा था, द मतलब लैंग्वेज आई अंडरस्टैंड, आप जो कह रहे हैं कि इट्स डोमेस्टिक इशू इन द सेंस ऑफ कि उनकी जब निगाह से तक तो वो इंडिया ये समझता रहे ना कि कश्मीर में हालात इसलिए खराब है कि सारा ये पाकिस्तान की वजह से, ये फलां की वजह से, मैं समझता हूं वो कभी इस मसले को हल नहीं कर सकते। उसकी जो इंटरनेशनल वो है वो अपनी जगह। इंडिया को जब तक ये रियलाइज नहीं होता है कि जो द वे इंडियन डोमेस्टिक पॉलिसीज आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एग्जासर्बेशन ऑफ द कश्मीर इशू, जब तक वो उन ड्राइवर्स को ठीक नहीं करेंगे, वो वहां पे अमन और ये ताकत के थ्रू इस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल होगा। रफ़ीउल्लाह काकड़ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत आपने सब्र किया हमारे साथ, और बड़े एक रोलर कोस्टर पे हम थे ऑफ डिफरेंट आइडियाज़, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को हमने टच किया। होपफुली आपकी एकेडमिक इच को हमने स्क्रैच किया है कि हमने चीज़ों को तफसील के साथ डिस्कस किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये सवालात और जो आने वाले वीडियो के कमेंट्स में सवालात होंगे वो आपको मजबूर करेंगे कि आप दोबारा आएँ हमारे पास इंशाल्लाह।
और साथ अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो रिग्रेस नहीं किया, ये नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन है इंडियन पॉलिटिक्स की। ठीक है साथ, आई थिंक इंशाल्लाह नेक्स्ट नशिस्त में हम इसको टेकअप कर लेंगे। रफ़ीउल्लाह भाई, मुझे उम्मीद है कि इसके फ़ीडबैक के बाद हमें दोबारा मौका देंगे होस्ट करने का, और आइंदा मुझे उम्मीद है कि वो कोई फ़िज़िकल नशिस्त होगी ताकि हम कुछ खाना पीना भी कर सकें, गपशप भी कर सकें। रफ़ीउल्लाह भाई, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपके साथ गपशप का बड़ा मजा है एंड आई एम ग्लैड। मैं तो एंजॉय करता हूँ कि जितने टफ से टफ क्वेश्चन और ख़ास तौर पर पंजाब में आपकी ऑडियंस है, पाकिस्तान प्रॉपर जिसे मैं कहता हूँ वहाँ पे है, तो जो उनके जहनों में सवालात है उनका जवाब दिया जाए। और दूसरा ये कि हमें नौजवानों को ये भी एक कम से कम नमूना देना है कि बड़े पढ़े लिखे महज़ब अंदाज में सख्त से सख्तर बातें हो सकती है, इख्तलाफ का इजहार भी हो सकता है, एक दूसरे से लड़े बगैर, एक दूसरे से हीटेड बहस किए बगैर ये सारे मसाइल डिस्कस हो सकते हैं। सो आई एम वेरी ग्लैड और इट वाज अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। और इंशाल्लाह आगे भी मजीद आपके साथ गपशप होती रहेगी। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने सवालात पूछे या चैट बॉक्स में डाले, उनका बहुत शुक्रिया एंड आई थिंक आपने जी, बहुत ही वैलिड जज़ाकल्लाह, और आपका थॉट प्यार है। प्रोवोकिंग थैंक यू सवालात सो मच पूछे हैं। रफ़ीउल्लाह बहुत भाई, शुक्रिया। इंशाल्लाह सी यू सून।